हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे। ओके। पढ़ाई आपकी अच्छी खासी चल रही होगी। पर पढ़ाई ही तो नहीं अच्छी चल रही है। चलो, पढ़ाई करते रहिए। आज हम लाए हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक, जिसे कहते हैं सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके इसमें। नीट में भी, जेई मेन, जेई एडवांस में काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो इसको आज कंप्लीट करते हैं। इसमें कोशिश करेंगे हम कि शुरुआत से स्टार्ट की जाए और लास्ट में खत्म करें, और इसमें जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनको भी आज निपटा लें। ओके। तो मैं आपके लिए लाया हूँ, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने लास्ट में डाले हैं, तो वीडियो के एंड तक रुकना। फिलहाल हम कोशिश करेंगे इसकी थ्योरी समझने की, इसकी कुछ डेरिवेशंस हैं, सरफेस टेंशन की कुछ फोर्स होता है, सरफेस एनर्जी की फॉर्मूला क्या होता है, इन सभी चीजों को देखेंगे। और इसमें हम देखने वाले हैं कि जो हमारी वाटर ड्रॉप होती है, यानी बूंद होती है, वो गोल ही क्यों होती है। जैसे ही आप एक स्लाइडिंग वायर को अब सोप सॉल्यूशन में डालते हो, ओके, तो वो मूव क्यों करने लग, अंदर की तरफ मूव क्यों करने लग जाता है। इन सभी चीजों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो हम सबसे पहले जब स्टार्ट करेंगे तो सरफेस टेंशन हम देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कोहेसिव फोर्स और अडहेसिव फोर्स की। देखो, सरफेस टेंशन आया क्यों, हम ये देखेंगे सरफेस टेंशन ये शब्द आया क्यों, कहां से इसकी शुरुआत हुई। ओके, सबसे पहले ये देखेंगे। देखो, जब भी मॉलिक्यूल्स होते हैं तो उनके बीच में एक अडहेसिव फोर्स होता है, एक कोहेसिव फोर्स होता है। इंटरमोलिक्यूलर फोर्स होते हैं, ये आपने पढ़े भी होंगे। इंटरमोलिक्यूलर फोर्स होते हैं जो सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स होता है उसको हम कोहेसिव फोर्स कहते हैं। और डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होता है उसको हम अडहेसिव फोर्स कहते हैं। तो हम ये देखेंगे सबसे पहले कि भाई अडहेसिव फोर्स क्या होता है, सॉरी कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स, ओके, हेडिंग डालेंगे कोहेसिव फोर्स। चलिए, तो डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन क्या होती है, ये होता है द इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, द इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, मोलिक्यूलर फोर्स बिटवीन सेम काइंड ऑफ सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, सही है। द इंटरमोलिक्यूलर फोर्स बिटवीन सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल्स में कौन सा फोर्स होगा, कोहेसिव फोर्स होगा। मरकरी और मरकरी के मॉलिक्यूल्स में कौन सा फोर्स होगा, आपका कोहेसिव फोर्स होगा। अब कभी कभी ये बॉन्डिंग करने लग जाते हैं कि जैसे वाटर हो गया तो गिलास के साथ कुछ बॉन्डिंग कर लेगा, उसके साथ कुछ फोर्स शेयर कर देगा, तो उसको कहते हैं हम अडहेसिव फोर्स। अडहेसिव फोर्स भी देखेंगे। अडहेसिव फोर्स, अडहेसिव फोर्स। तो फिलहाल इस चैप्टर में हमें अडहेसिव फोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हम देख लेते हैं एक बार, ठीक है। इसकी डायरेक्शन, इसकी डेफिनेशन क्या होगी। द इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स बिटवीन different kinds of molecules। ओके, डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स। जैसे हम इसमें एग्जांपल देखें, पहले वाले में एग्जांपल देखें, तो यहां एग्जांपल हो जाएगा हमारा H2O और H2O के बीच में। ओके, जैसे मरकरी और मरकरी के बीच में। डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स, जैसे वाटर और गिलास के बीच में, और मरकरी और गिलास के बीच में। ओके, ये हो जाएंगे आपके अडहेसिव फोर्स। सर हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, देखो सरफेस टेंशन आपका आया है कोहेसिव फोर्स से ही। ये दोनों फोर्स जो है वो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स है, यानी कि बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाया गया है, ये खुद की प्रॉपर्टी है। ये हर एक लिक्विड की अपनी अपनी एक प्रॉपर्टी है, जो अपने अणुओं पर, अपने मॉलिक्यूल्स पर खुद ही फोर्स लगा रहे होते हैं। ओके,
इसको हम इलेबोरेट करेंगे, उससे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे सरफेस टेंशन आया कहां से। ये समझ में आया दोनों फोर्स, कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स। ओके चलिए, अब सोचिए कि एक टैंक में वाटर भरा हुआ है या फिर कोई और भी लिक्विड भरा हुआ है। हम मान लेते हैं एक टैंक है हमारे पास, एक टैंक बनाते हैं। ओके, इस तरीके से मान लीजिए इसमें कोई लिक्विड भर लेते हैं, कोई भी लिक्विड भर लेते हैं। मान लीजिए ये टैंक हो गया और ये लिक्विड हो गया, भर गया। अब इसमें देखो दो तरीके की चीजें होती हैं। एक तो हम कंसीडर करते हैं कि भाई जो ये ऊपर वाला सरफेस है, ये वाला जो सरफेस है, इसको हम बोलते हैं सरफेस, सरफेस ऑफ लिक्विड, सरफेस ऑफ लिक्विड। अब सरफेस के नीचे जितना भी आपका लिक्विड है, ये इसको बोलते हैं हम बल्क। बल्क का मतलब है बहुत सारा लिक्विड, बल्क का मतलब है बहुत सारा लिक्विड। तो हम ये देखते हैं कि जब हम इसको एनालाइज करते हैं, किसी फ्लूइड को एनालाइज करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि जो बल्क की प्रॉपर्टीज हैं वो काफी डिफरेंट हैं देन सरफेस से, यानी कि सरफेस की जो प्रॉपर्टी है वो बल्क से काफी ज्यादा डिफरेंस है। ये भी हम देखेंगे कि किस तरीके से सरफेस की जो प्रॉपर्टीज हैं वो बल्क से कैसे डिफरेंट होती हैं। अब चलो इसको आप दो तरीके से देख सकते हो इस फ्लूइड को। आपने ऊपर से देखा, ठीक है, आपकी ये आंख बनी हुई है, आपने यहां से देखा, ऊपर से देख रहे हो, टैंक के ऊपर से देख रहे हो, तो आपको क्या दिखेगा? सरफेस दिखेगा, लिक्विड का सरफेस दिखेगा, लिक्विड का सरफेस दिखेगा। कुछ इस तरीके से देखे जाएगा, देखो कुछ इस तरीके से ऊपर से आप देख रहे हो, तो इसमें लिक्विड की ड्रॉप्स होंगी कुछ इस तरीके से। ओके, ये पास पास होंगी, ठीक है, मैं दूर दूर बना दे रहा हूं इसे। ये इस तरीके से आपने देखा कि ऊपर से लिक्विड ड्रॉप है, दूर दूर है, वैसे तो ये काफी पास पास होती हैं आप देखोगे तो, लेकिन मैं दूर दूर बना दे रहा हूं, सही है, इसको समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। इस तरीके से आपने देखा ऊपर से कि भाई ये जो सरफेस है इस पे लिक्विड की ड्रॉप्स होंगी। ओके, देखो हमने कहा था कि लिक्विड एक मॉलिक्यूल जो होता है वो दूसरे मॉलिक्यूल्स पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यानी कि एक कोहेसिव फोर्स लगाता है, कोहेसिव फोर्स लगाता है। तो सोचियो आप इस मॉलिक्यूल्स को देख रहे हो, तो ये इसके साथ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगाएगा, ये इस पे लगाएगा, ये इस पे लगाएगा, ये इस पे लगाएगा, ये एक दूसरे से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के साथ जुड़े होंगे। बताइए जुड़े होंगे नहीं जुड़े होंगे? सही है। इसी तरीके से हर एक मॉलिक्यूल्स एक इंटर कोहेसिव फोर्स के कारण, कोहेसिव फोर्स के कारण एक दूसरे से जुड़ा होगा, इस तरीके से सब एक दूसरे से जुड़े होंगे। ये है, इस तरीके से इन्होंने क्या कर लिया था, एक जाल सा बना रखा होगा, पूरे सरफेस पर एक जाल सा बना रखा होगा इस तरीके से कोहेसिव फोर्स के कारण। ठीक है, किसके कारण? कोहेसिव फोर्स के कारण एक इन्होंने अपने आप को इस तरीके से जोड़ रखा होगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के कारण। बताइए जोड़ रखा होगा क्योंकि ये सेम मॉलिक्यूल्स हैं, सेम लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, तो बीच में कोहेसिव फोर्स लगेगा। देखो इस तरीके से इन्होंने जोड़ रखा होगा अपने आप को, एक दूसरे से फोर्स लगा रहे होंगे। सही है, तो आपको एक इस तरीके से दिखेगा कि ये इस तरीके से एक दूसरे को खींच रहे हैं, एक दूसरे को खींच रहे हैं, इंटरमॉलिक्यूलर यानी कोहेसिव फोर्स के कारण एक दूसरे को खींच रहे हैं। तो इसका जो सरफेस है, इसका जो सरफेस है वो खिंच जाता है, एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह काम करने लग जाता है। किसके कारण? कोहेसिव फोर्स के कारण। जब हर एक मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, हर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक दूसरे को खींचने की कोशिश कर रहा है, तो वो क्या करेंगे? एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन सी बना लेंगे। क्या बना लेंगे? एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन बना लेंगे। तो ये पॉइंट लिखेंगे, ए एट अ सरफेस,
एट अ सरफेस। इस तरीके से कर लेंगे, द सरफेस ऑफ लिक्विड बिहेव्स लाइक a stretched membrane। स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। जैसे आपने ये देखा होगा कि बैलून जो होता है, बैलून को आप फोड़ देते हो तो आप उस बैलून, फूटे हुए बैलून को आप किसी बोतल पे चढ़ा के देखो, किसी और पे चढ़ा के देखो तो एक परत बन जाती है, पतली परत बन जाती है। तो इस तरीके से लिक्विड के सरफेस पर भी एक परत बन जाती है जो बिहेव करती है एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की जगह। जैसे आपने देखा होगा कि मच्छर हो गए, मक्खी हो गए, वाटर पे बैठ जाते हैं, क्यों भाई? वो तो डूबते नहीं है। क्यों नहीं डूबते? क्योंकि वाटर ने अपने ऊपर एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन बना रखी है, जिससे कोहेसिव फोर्स जो होता है वो एक दूसरे के मॉलिक्यूल यानी खुद के मॉलिक्यूल्स को फोर्स, कोहेसिव फोर्स के कारण खींचे रखता है। खींचे रखेगा तो एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन बन जाएगी। ये तो बात समझ में आती है, इस तरीके से बन जाएगी। अब ये जो स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन है ना, ये क्या करती है? देखो, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो सरफेस वाले हैं, सही है? तो देखो यहां से तो फोर्स लग रहा है, इधर से भी फोर्स लग रहा है, लेकिन इधर कोई मॉलिक्यूल नहीं है, इधर ये दूसरे सरफेस से जुड़ेगा, ये सरफेस आ गया। ओके, तो ये जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं इसमें समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? दूसरे डायग्राम में समझने की। पहले तो ये समझो कि स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह क्यों काम कर रहा है। हमारा जो सरफेस है वो स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह क्यों काम कर रहा है? क्योंकि भाई हर एक मॉलिक्यूल कोहेसिव फोर्स के कारण जुड़ा हुआ है और वो एक दूसरे को खींच रहे हैं। अब ये तो हमने ऊपर से देखा, यदि हम अब सामने से देखते हैं, ओके, इसी को हम सामने से देखते हैं। देखो, मान लीजिए एक मॉलिक्यूल्स है बीच में, यहां पे कहीं बल्क में मॉलिक्यूल्स, देखो ये इसके चारों तरफ मॉलिक्यूल्स हैं, एक इधर भी मॉलिक्यूल्स है, इधर भी मॉलिक्यूल्स है, इधर भी मॉलिक्यूल्स है, इधर भी है, हर तरफ मॉलिक्यूल्स हैं इसके, सही है? अब इसके हर तरफ मॉलिक्यूल्स हैं तो ये कोहेसिव फोर्स के कारण इससे भी फोर्स लगाएगा, ये फोर्स इधर, फोर्स इधर, फोर्स हर तरफ फोर्स लगाएगा, सही है? हर तरफ ये खिंच रहा होगा, यानी कि हर तरफ फोर्स लग रहा है, हर डायरेक्शन में बराबर फोर्स लग रहा है। तो वो नेट फोर्स क्या हो जाएगा इस पर? जीरो। इस पर नेट फोर्स, समेशन ऑफ नेट फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो। भाई एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। मान लीजिए एक फोर्स इधर लग रहा है और एक इधर लग रहा है, तो ये फोर्स क्या है? बराबर मैग्नीट्यूड में है, तो एफ नेट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इसी तरीके से जब वल्क में कोई मॉलिक्यूल्स होता है, वल्क में कोई भी मॉलिक्यूल्स होता है, वो चारों तरफ अपने सेम मॉलिक्यूल से घिरा हुआ है, जिससे कोहेसिव फोर्स वो चारों तरफ बराबर लगाता है, तो क्या होता है? उसका नेट फोर्स ऑन द मॉलिक्यूल्स जीरो हो जाता है। यानी कोई दिक्कत नहीं है भाई, वो आराम से अपनी स्थिति में, स्टेबल स्टेडी में बैठा है, ओके, इक्विलिब्रियम कंडीशन में बैठा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं हम सरफेस मॉलिक्यूल्स की। भाई ये वाला मॉलिक्यूल्स, अब सोचिए ये जो ऊपर वाला मॉलिक्यूल्स है, देखो ये वाला मॉलिक्यूल है ये, अब इसके इधर भी मॉलिक्यूल्स हैं, इधर भी मॉलिक्यूल है और नीचे भी मॉलिक्यूल है। आप सोचो, हर तरफ मॉलिक्यूल्स हैं लेकिन ऊपर मॉलिक्यूल्स नहीं है, ऊपर मॉलिक्यूल्स नहीं है। तो यहां पर ये फोर्स की बॉन्डिंग किस तरीके से करेगा? ये देखो, देखो इधर से फोर्स लगा लेगा, इधर से फोर्स लगा लेगा और ये नीचे भी फोर्स लगा लेगा, लेकिन ऊपर कोई फोर्स नहीं है। ऊपर तो हमने देखा कि भाई इस तरीके से साइड वाले फोर्स, साइड वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं उनसे फोर्स लगा के एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन बना रहा है, ठीक है? अब यहां पर देखोगे तो भाई इधर से भी ये बैलेंस हो गया, इधर से भी बैलेंस हो गया। अब ये नीचे वाले फोर्स को बैलेंस करने के लिए इसके ऊपर कोई मॉलिक्यूल ही नहीं है, तो इसका जो एफ नेट आएगा, यहां पर एफ नेट जो आएगा वो नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा। ये अनबैलेंस्ड कंडीशन में आ गया। भाई हमारा जो बल्क में मॉलिक्यूल्स था वो बैलेंस्ड था, सही है? देखो अभी सरफेस टेंशन की बात नहीं कर रहे हैं हम, फिलहाल समझ रहे हैं कि ये बेसिक्स जो है हमारा किस तरीके से काम करता है। देखो सरफेस टेंशन की मैं आपको डायरेक्ट एक डेफिनेशन बना दूंगा, फिर आप अटक जाओगे कि डेफिनेशन आई कहां से, सही है? चलिए, हमने देखा कि वो कोहेसिव फोर्स के कारण हमने देखा कि जो सरफेस है वो एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह तना हुआ है, क्योंकि हर एक मॉलिक्यूल एक दूसरे का फोर्स लगा रहा है, ठीक है? अब हमने बीच में देखा कि बल्क में जो मॉलिक्यूल्स है उसके तो चारों तरफ मॉलिक्यूल्स हैं, वो चारों तरफ से बराबर बराबर फोर्स लगाएगा, तो वो तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, क्योंकि एक दूसरे से फोर्स कट जाएंगे।
अब बात आती है भाई सरफेस मॉलिक्यूल्स की। सरफेस मॉलिक्यूल्स में चारों तरफ से तो देखो इस तरीके से तो फोर्स बराबर लगा रहा है ऊपर से तो, लेकिन नीचे वाले फोर्स को बैलेंस करने के लिए ऊपर मॉलिक्यूल ही नहीं है, ऊपर मॉलिक्यूल ही नहीं है। तो ये क्या करेगा, ये सरफेस का मॉलिक्यूल नीचे की तरफ मूव करेगा। नीचे की तरफ मूव करेगा नहीं करेगा बताइए, सरफेस का मॉलिक्यूल नीचे की तरफ मूव करेगा। इसी तरीके से हर एक मॉलिक्यूल्स नीचे की तरफ मूव करेगा, हर एक मॉलिक्यूल्स नीचे की तरफ मूव करेगा। बताइए, नीचे की तरफ मूव करेगा हर एक मॉलिक्यूल्स। क्यों? क्योंकि उस पर एक नेट डाउनवर्ड फोर्स लगा हुआ है। तो क्या होगा कि जो सरफेस है ना, सरफेस के मॉलिक्यूल्स अपने आप को नीचे दबाने की कोशिश करेंगे, सिकोड़ने की कोशिश करेंगे। आधी बात समझ में भाई, नीचे एक डाउनवर्ड फोर्स लगा हुआ है हर एक मॉलिक्यूल्स पे, तो वो अपने आप को सिकोड़ने की कोशिश करेंगे। तो इस सिकोड़ने की जब तक कोशिश करेंगे जब तक कि इसका सरफेस एरिया मिनिमम ना हो जाए। सरफेस एरिया मिनिमम ना हो जाए कब तक भाई, देखो यहां में हर जगह लिक्विड, हर जगह लिक्विड है, तब तक ये सिकोड़ने की कोशिश करेंगे, इसका एरिया जो है मिनिमम ना हो जाए। भाई एक फिक्स वॉल्यूम है, एक टाइम तक ही या फिर एक कंडीशन तक ही तो ये अपने आप को सिकोड़ सकते हैं, क्योंकि फिर उसके बाद कंडीशन बचेगी नहीं। ओके, तो ये तब तक सिकोड़ेंगे जब तक मिनिमम एरिया ना हो जाए, सरफेस का मिनिमम एरिया ना हो जाए, सरफेस का मिनिमम एरिया ना हो जाए। इसको हम और भी एलेबोरेट करेंगे आपके सरफेस एनर्जी में, लेकिन बेसिक ये है कि भाई हमारा एक कोहेसिव फोर्स लग रहा है, उसकी वजह से वल्क में मॉलिक्यूल्स जो अपनी स्टेबल कंडीशन में है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। सरफेस का जो मॉलिक्यूल्स होता है वो अनबैलेंस्ड है, कहते हैं अनबैलेंस्ड है, यानी कि उसमें हमेशा एक डाउनवर्ड फोर्स लगेगा, डाउनवर्ड फोर्स लगेगा, जिससे कि वो हमेशा अपने आप को सिकोड़ने की कोशिश करेगा। वो तब तक सिकोड़ेगा जब तक कि सरफेस एरिया मिनिमम नहीं हो जाता है। अभी तक हमने सरफेस टेंशन की बात नहीं की है, सही है, ये बेसिक है। ये कहां से आया, ये कोहेसिव फोर्स के कारण आया। क्योंकि आप सोचो ना, एक कमरे में काफी लोग हैं, तो उन्होंने कस के पकड़ रखा है अपने आप को एक दूसरे के मॉलिक्यूल्स के साथ। इन्होंने भी इस तरीके से मॉलिक्यूल्स ने जो जकड़ रखा है, ऐसे लोगों ने अपने हाथ जोड़ रखे हैं, तो जो खींच रखा है सभी को, तो एक परत बन जाएगी, ऊपर से कोई चीज कूदेगी या गिरेगी उसके ऊपर, तो वो उस लेयर पे ही टिक जाएगी। देखा है ना, जैसे कोई सेलिब्रिटी होते हैं, आपके कोई कॉन्सर्ट करते हैं, कोई प्रोग्राम करते हैं, तो वो डायरेक्ट लोगों पे कूद जाते हैं, तो वो धरती पे गिरते हैं नहीं, वो हवा में क्या होता है, तैरने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि नीचे से एक क्या होता है, नीचे से लोग पकड़ लेते हैं उनको, एक लेयर सी बन जाती है, से इस तरीके से। अब दो कंडीशन निकल के आई कि भाई जो सरफेस है ऑफ द लिक्विड बिहेव्स लाइक अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। एक तो हमारे पास एक कंडीशन आ गई, दूसरी क्या कंडीशन आ गई, दूसरी हमारे पास ये कंडीशन आ गई कि जो सरफेस मॉलिक्यूल्स है, यानी कि सरफेस एरिया है, द सरफेस ऑफ लिक्विड tries to minimize its surface area, surface area ये दोनों बात क्लियर हो गई भाई। स्ट्रेच मेम्ब्रेन और सरफेस एरिया मिनिमम क्यों करने की कोशिश करता है, क्योंकि एक डाउनवर्ड फोर्स लगा हुआ है। अब इन्होंने कह दिया कि भाई मॉलिक्यूलर जो फोर्स है, मॉलिक्यूल फोर्स है, वो तो हर जगह है, वो वल्क में भी है, वो सरफेस में भी है, हर जगह है वो। तो हम इसको ये नहीं कह सकते कि कह देते हैं भाई चलो ठीक है, वल्क ये कोहेसिव फोर्स के कारण हो रहा है, बेशक हो रहा है, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि ये जो कोहेसिव फोर्स के कारण हो रहा है, जो भी सारी चीजें हो रही हैं, ये एक्चुअल में है तो इंटरमोलिकुलर फोर्स के कारण, यानी कि एक इंटरनल एनर्जी है, किसी भी लिक्विड की इंटरनल पार्ट है, बाहर से तो कोई चीज कर नहीं रहे हैं, ये लिक्विड में खुद से खुद हो रहा है, लिक्विड में खुद से खुद हो रहा है। और हर एक लिक्विड का अपना अपना एक बॉन्डिंग होती है, ठीक है, हर लिक्विड की अलग अलग बॉन्डिंग होती है, हर लिक्विड का अलग अलग फोर्स होता है। तो इन्होंने कह दिया कि भाई ये जो प्रॉपर्टी है लिक्विड की, ये जो खुद की प्रॉपर्टी है, यानी कि एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन बना लेना, एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन बनाने ला सरफेस पे, और हमेशा सरफेस का सिकुड़ना, मिनिमम एरिया कर लेना, इस प्रॉपर्टी को एक नाम दे दिया गया जिसको बोलते हैं सरफेस टेंशन। क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं सरफेस टेंशन। तो ये जो प्रॉपर्टी है, इसको सरफेस टेंशन बोला। दिस प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड
is called surface tension. Surface tension, सही है, और कुछ नहीं है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन एक प्रॉपर्टी है लिक्विड की जो सरफेस को एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह ट्रीट करती है और हमेशा अपना सरफेस एरिया मिनिमम करने की कोशिश करती है। सही, आगे भाई दोनों, इन दोनों में, इस सरफेस टेंशन में अभी आपको कुछ नहीं करना है। सरफेस टेंशन में, सरफेस टेंशन क्या करता है? ट्राइज टू मिनिमाइज इट्स सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया एंड surface behaves like a stretched membrane, stretched membrane। सही है, यही आपकी डेफिनेशन होगी सरफेस की, और कुछ नहीं है। सही है, समझ में तो आया भाई? आप रट लोगे, सरफेस टेंशन को रट लोगे तो उसका कुछ फायदा नहीं होगा। सरफेस टेंशन आया कहां से भाई? कोई फोर्स से आया है, जहां से जो प्रॉपर्टी, कोई फोर्स ने जो प्रॉपर्टी क्रिएट की, उसी प्रॉपर्टी को हमने एक नाम दे दिया सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन सिंपल कुछ नहीं करता है, सरफेस एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है और उसके कारण जो उसकी सरफेस की जो परत होती है वो एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह काम करने लग जाती है। ठीक है सर, पर हम ये कैसे कहते हैं कि जो हमारी स्मॉल स्फेरिकल बॉल है वो स्फेरिकल क्यों होती है? इस स्मॉल बॉल है, स्मॉल, जैसे हमारी स्मॉल ड्रॉप होगी, वाटर ड्रॉप हो गई या किसी लिक्विड की ड्रॉप होगी, लिक्विड ड्रॉप कर लेते हैं, लिक्विड ड्रॉप, लिक्विड ड्रॉप हो गई, ओके। ये स्फेरिकली क्यों होती है? स्फेरिकल ही क्यों होती है, यानी गोलाकार ही क्यों होती है? चलो देख लेते हैं, इसको भी देखते हैं, गोलाकार क्यों होती है। हमेशा आपको सभी को पता है भाई कि सरफेस टेंशन के कारण क्यों, सरफेस टेंशन के कारण ही होती है। हर जगह बुकों में मिल जाएगा, सरफेस टेंशन के कारण हमारी जो बूंद होती है वो गोल होती है, कोई भी लिक्विड की जो बूंद होती है वो गोल होती है, वो होती है सरफेस टेंशन के कारण। होती क्यों है? सिंपल भाई, मान लो कोई भी लिक्विड है, इस तरीके से आपने डाल दिया, कहीं भी डाल दिया, किसी भी तरीके से डाल दिया, मान लो इस तरीके से आपने लिक्विड डाल दिया, कभी देखा नहीं है ना आपने इस तरीके से का लिक्विड, ठीक है, मान लेते हैं ऐसे। अब ये क्या करेगा? हमने देखा कि जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये वाले सोचो, ये सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक नेट फोर्स से क्या करते हैं? अपने आप को अंदर की तरफ खींचते हैं, अपने आप को अंदर की तरफ मूव करते हैं। क्यों? क्योंकि नेट कोहेसिव फोर्स अंदर की तरफ लगा हुआ है। तो ये सारे मॉलिक्यूल्स सिकोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को। ये सारे चाह रहे हैं कि भाई मैं सेंटर पे चला जाऊं और मैं स्टेबल कंडीशन में आ जाऊं, जहां पर मुझे मेरे ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा, ना मुझे कुछ करने की जरूरत है, मैं तो मस्त आराम से रेस्ट करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारे ही मॉलिक्यूल जो सरफेस पे होते हैं वो अपने आप को सिकोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को टूवर्ड्स द सेंटर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। किस वजह से? जो इन पे नेट फोर्स काम कर रहा था इनवर्ड की तरफ। अब ये इतना सिकोड़ते हैं जब तक सरफेस एरिया मिनिमम ना हो जाए। सरफेस एरिया क्यों मतलब भाई? देखो, सरफेस पे जितने ज्यादा सरफेस के मॉलिक्यूल्स होंगे वो उतने ज्यादा अनस्टेबल होंगे। वो कोशिश करेंगे, जितने भी ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे? कोशिश करेंगे भाई हम अनस्टेबल कंडीशन से स्टेबल कंडीशन में चले जाएं। यानी कि हम ये चाहते हैं कि हम इक्विलिब्रियम कंडीशन में चले जाएं, हमें कुछ काम ना करना पड़े। तो सारे मॉलिक्यूल सरफेस के अंदर घुसने की कोशिश करेंगे। ये तब तक कोशिश करेंगे कि मिनिमम एरिया, ज्यादा से ज्यादा जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने आप को अंदर ना करना है, यानी कि अपने मिनिमम एरिया को, यानी कि अपने एरिया को मिनिमम ना करना है। अब मिनिमम एरिया, भाई मिनिमम एरिया है तो ये स्फेरिकली क्यों बना? स्फेरिकल भाई स्फेरिकल इसीलिए बना, मान लीजिए आपके पास कोई वॉल्यूम है 5 मीटर क्यूब का। यदि इससे आप कोई भी शेप बनाते हो, आप मान लो एक क्यूब बनाते हो, मान लो आप एक सिलेंडर बनाते हो, आप इससे और भी बना सकते हो, आप इससे स्फेरिकल बनाते हो, तो सबसे ज्यादा मिनिमम, सबसे कम मिनिमम एरिया जो होगा वो स्फेरिकल शेप का होगा।
मिनिमम एरिया जो होगा वो स्फेरिकल शेप का होगा, आप बना के देख लेना, ठीक है। आप ए क्यूब है, मान लो 5 MQ है, तो ये क्यूब बनाओगे तो ए का क्यूब, यहां से ए निकालोगे, ए की वैल्यू जब निकालोगे समथिंग आएगी, जब टोटल एरिया सरफेस एरिया निकालोगे तो 6A² होता है, 6A² होता है, यहां वैल्यू रखोगे तो कुछ एरिया आएगा। इसी तरीके से सिलेंडर का एरिया निकालोगे, इसी तरीके से आप स्फेरिकल का एरिया निकालोगे, वॉल्यूम सेम रखना है। तो सबसे ज्यादा तो सबसे कम मिनिमम एरिया आएगा, सबसे कम मिनिमम एरिया का वो आएगा आपका स्फेरिकल बॉडी का। किसका आएगा? स्फेरिकल बॉडी का। इसीलिए क्या करता है, जब भी कोई भी चीज नेचर में, कोई भी चीज अपने आप को जब सिकोड़ने की कोशिश करती है, कोई भी लिक्विड की बूंद अपने आप को सिकोड़ने की कोशिश करती है, तो वो स्फेरिकल शेप ले लेती है। समझ में आई भाई? बूंद स्फेरिकल क्यों होती है? क्योंकि उस पर सरफेस टेंशन, सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं अपने आप को अंदर की तरफ खींच रहे हैं, और जब अंदर तक वो तब तक खींचेंगे जब तक सरफेस एरिया मिनिमम नहीं हो जाता, और सरफेस मिनिमम जो एरिया होता है वो स्फेरिकल शेप का होता है। तो इसीलिए वो जितनी भी बूंदें हैं लिक्विड में, नेचर में जितनी भी बूंदें हैं, किसी भी लिक्विड को उठा के देख लो, वो स्फेरिकल शेप में मिलती हैं। स्मॉल लिक्विड स्फेरिकल शेप में मिलती है, ठीक है। अब मान लीजिए आप कहते हो सर कभी कभी तो हमने ये देखा है कि बूंद तो इस तरह से भी पड़ी रहती है, इस तरह से भी पड़ी रहती है। देखो एक्चुअल में क्या होता है, हमारे पास छोटी छोटी बूंद है, मान लीजिए ये इस तरीके से प्योर स्फेरिकल है, इनको जोड़ दिया जाए, इनको जोड़ दिया जाए तो कुछ तरीके इस तरीके से हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसका भी मास जुड़ जाएगा, इसका भी मास जुड़ जाएगा, इसका भी मास जुड़ जाएगा। मास को ऐड करोगे तो एक काफी ज्यादा मास की एक बूंद बनेगी, जिससे क्या होगा, नीचे की तरफ कैपिटल mg, नीचे की तरफ mg काम करेगा। उससे क्या होगा, जो स्फेरिकल शेप थी उसको एक चपटा सा बना देगा, ठीक है, इस तरीके से बना देगा। क्यों? वो किस वजह से होता है? वो हाई मास के कारण है, यानी कि मास बढ़ जाता है उस बूंद का, उस ड्रॉप का। ओके, किसी भी लिक्विड की हो तो उसके खुद ग्रेविटी के कारण, खुद मास के कारण, mg के कारण, खुद के वेट के कारण शेप इस तरह की हो जाती है। सही है। अब सर ये आती है कि भाई ये सारी चीजें कोहेसिव फोर्स के कारण हो रही है, उसी को हमने सरफेस टेंशन दे दिया। अब जिसका सरफेस टेंशन जितना ज्यादा होगा, उसकी जो बूंद है, उसकी जो ड्रॉप है, वो उतनी ज्यादा स्फेरिकल होगी, उतनी ही ज्यादा स्फेरिकल होगी। कुछ इस तरीके से, जैसे हम वाटर की बात करते हैं, वाटर, तो इसका सरफेस जो टेंशन होता है वो 0.075, ये कैसे आया ये भी बताएंगे, ठीक है, न्यूटन पर मीटर होता है। ओके, जैसे सोप बबल है, सोप सॉल्यूशन हो गया, सोप सॉल्यूशन हो गया, इसका सरफेस टेंशन 0.03 होता है न्यूटन पर मीटर। और मरकरी हो गया, मरकरी हो गया, इसका 0.45 के आसपास होता है। ओके, तो इसका देखो ये 0.0 समथिंग, 0.0 समथिंग, ये 0.4, ये काफी ज्यादा है, यानी कि सरफेस टेंशन मरकरी का काफी ज्यादा होता है। इसीलिए मरकरी, जैसे आप देखते हो कि जैसे थर्मामीटर में हम यूज करते थे मरकरी, जैसे थर्मामीटर को आप तोड़ देते हो तो मरकरी ना एक छोटी छोटी बूंदों में फैल जाती है, बूंदों में फैल जाती है। क्यों? उसका सरफेस टेंशन सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए वो परफेक्टली स्फेरिकल बॉडी बन जाती है, परफेक्टली स्फेरिकल बॉडी बन जाती है एज कंपेयर टू वाटर और सॉफ्ट सॉल्यूशन के। सही है। ये वैल्यू न्यूटन पर मीटर हम जो लिख रहे हैं ये कैसे आया ये भी देखेंगे। सही है, चलिए बात तो समझ में आई सर कि सरफेस टेंशन होता क्या है, कि सरफेस की प्रॉपर्टी है जो अपने आप को, अपने सरफेस के एरिया को मिनिमम करने की कोशिश करती है। क्यों करती है ये मैंने बता दिया। जो सरफेस है, किसी भी लिक्विड का सरफेस है, वो स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह काम करता है। किस लिए करता है वो मैंने बता दिया आपको। अब हम बात करते हैं कि चलो सरफेस टेंशन सर ये दिमाग में आता है, इस पर हम कैलकुलेशन करते हैं, तो इसका किस तरीके से फॉर्मूला क्या आता है, चलिए ये देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक सरफेस है, एक सरफेस मान लेते हैं, ये एक सरफेस है, मान लीजिए ये ऊपर से देख रहे हो एक सरफेस है। हमने ये देखा कि भाई हम मान लीजिए कि एक इमेजिनरी लाइन बना लेते हैं, एक इमेजिनरी लाइन बना लेते हैं इस तरीके से। हमने देखा कि जो इधर के मॉलिक्यूल्स हैं, जो इधर के मॉलिक्यूल्स हैं वो इधर, ये वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में एक दूसरे के मॉलिक्यूल्स को खींचने की कोशिश कर रहे हैं। ये वाले मॉलिक्यूल्स इधर इसको खींचेंगे, ठीक है, ये वाले मॉलिक्यूल्स इधर खींचेंगे। भाई मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, सरफेस टेंशन के कारण एक दूसरे को खींच रहे हैं, एक दूसरे को खींच रहे हैं। मान लीजिए हमने एक लाइन बना ली, इमेजिनरी लाइन बना ली, तो हमने ये देखा कि सरफेस पर जो मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे को खींच रहे हैं। हमने बीच में से एक लाइन बनाई, तो यहां पर जो जिस लाइन पर, इस लाइन पर ये जो परपेंडिकुलर फोर्स है, परपेंडिकुलर फोर्स है, इधर भी लगेगा फोर्स, इधर भी फोर्स लगेगा, और ये
इधर भी फोर्स लगेगा, और ये परपेंडिकुलर टू द लाइन, परपेंडिकुलर टू द लाइन। ओके, इस लेंथ, इसकी जो लेंथ है, ये जो लाइन हमने खींची है इमेजिनरी, इसकी लेंथ एल है। तो हमने सरफेस टेंशन को इस तरीके से डिफाइन किया, इस तरीके से डिफाइन किया, इसको सिग्मा से डिनोट कर लेते हैं, कभी कभी कोई कैपिटल एस से भी डिनोट कर देता है, कभी कैपिटल टी से भी डिनोट कर देते हैं, जो भी आपको मिल जाए यहाँ सिंबल, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कहीं भी मिल सकता, तो कोई भी चेंज हो सकता है, सिंबल कुछ भी चेंज हो सकता है। तो इसको हमने डिफाइन किया कि जो परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, परपेंडिकुलर फोर्स किस पर, लाइन पर फोर्स जो लग रहा है, इसी को हमने सरफेस टेंशन बोल दिया, इसी को हमने सरफेस टेंशन को हमने इस तरीके से डिफाइन कर दिया कि जो लाइन पर लगने वाला फोर्स है, परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग ऑन द लाइन इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। ये जो है हमने ये बोल दिया। अब ये जो फोर्स है वो परपेंडिकुलर लगा हुआ है, देखो खींच रहे हैं ना, इधर के मॉलिक्यूल से ये वाले, इन मॉलिक्यूल्स को खींच रहे होंगे, ये वाले मॉलिक्यूल से इनको खींच रहे होंगे, एक खिंचाव पैदा होगा। तो हमने एक लाइन खींची, उस पर लगने वाले फोर्स परपेंडिकुलर लगेंगे, ऑब्वियसली बात है, ये परपेंडिकुलर फोर्स लग रहे हैं, ये परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट लेंथ ही हम सरफेस टेंशन को नाम दिया है, ठीक है, इसी को हमने सरफेस टेंशन नाम दे दिया। इसको आप सिग्मा से डिनोट कर सकते हैं, कैपिटल एस से भी डिनोट कर सकते हैं, कभी कभी कैपिटल टी से भी डिनोट कर सकते हैं, अलग अलग बुकों में अलग अलग सिंबल मिल जाएंगे, सही है, ठीक है। सिग्मा इक्वल टू एफ टी अपॉन एल, ये हो गया। अब इसके कारण भी देखते हैं, चलो ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, ये कैसे वैलिड है, वैलिड क्यों है भाई, जो हमने डेफिनेशन लिखी कि वहां वैलिड है, ठीक है, ये देख लेते हैं। अब मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल की कंडीशन देखेंगे, किस किस तरह के क्वेश्चन आपके सामने आने आपको देखने मिल जाते हैं। चलिए एक एग्जांपल हम लेते हैं वन, पहला एग्जांपल लेते हैं, एक हमारे पास स्लाइडिंग वायर है, स्लाइडिंग वायर है, उसको हमने डिप कर दिया सोप सॉल्यूशन में, सोप सॉल्यूशन में डिप कर दिया, ठीक है, सोप सॉल्यूशन में। देखो एक हमारे पास ये स्लाइडिंग वायर है, ये हो गया, इसको आप जैसे डिप करोगे, आपको सोप सॉल्यूशन में डिप करोगे, तो ये यहां पर क्या है, यहां पर एक परत बन जाएगी, यहां एक परत बन जाएगी, सही है, ये एक सॉल्यूशन की, जो सोप सॉल्यूशन की, उसकी एक परत बन जाएगी। अब आप देख रहे हो भाई ये एक लाइन है, तो इस पर एक फोर्स काम करेगा, एक फोर्स काम करेगा, इस तरीके से परपेंडिकुलर फोर्स काम करेगा सरफेस टेंशन की वजह से, ठीक है, वो फोर्स काम करेगा। अब ये जो फोर्स है आप ये देख रहे हो, ये फोर्स क्या कर रहा है, इस स्लाइडिंग वायर को अंदर की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि भाई जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं, सरफेस के मॉलिक्यूल्स अपने आप को अंदर की तरफ खींच रहे हैं। सरफेस यहां पर जो मॉलिक्यूल्स होंगे, ये वाले जो मॉलिक्यूल्स होंगे, वो हमेशा क्या करेंगे, वो अपनों को खुद को अंदर की तरफ कोशिश करेंगे। तो जब अंदर की कोशिश करेंगे, अंदर की तरफ कोशिश करेंगे, तो ये जो वायर है, ये जो वायर है एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा अंदर की तरफ, अंदर की तरफ एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, सही है, तो ये इधर मूव करेगा, मूविंग दिस वन। तो यहां पर आप सिग्मा निकालोगे तो ये फोर्स हो जाएगा एफ, इसकी लेंथ मान लेते हैं स्लाइडिंग वायर की, यहां तक इतनी है, तो ये लेंथ हो जाएगी। अब देखो हमने जो सरफेस टेंशन की जो परिभाषा देखी थी कि भाई सरफेस पर जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अंदर की तरफ मूव करते हैं, अंदर की तरफ मूव करते हैं, उसकी वजह से एक फोर्स आ गया कैपिटल एफ, उसको हमने लेंथ पे उसको देखा कि भाई लेंथ पे कितना फोर्स लग रहा है, पर यूनिट लेंथ पे कितना फोर्स लग रहा है, इसी को हमने सरफेस टेंशन नाम दे दिया, सही है, ये बात समझ में आई। चलो ठीक है, दूसरा देखते हैं। देखो मान लो एक ये लिक्विड पड़ा हुआ है, एक लिक्विड है, मान लो इस तरीके से एक लिक्विड है, इसमें लिक्विड है मस्त, ये लिक्विड है, सही है। आप एक रस्सी लेके आए, एक धागा लेके आए, बहुत पतला धागा है जिसका वेट बहुत कम है, बहुत पतला धागा है, आपने क्या करा, उस धागे को आपने इसके ऊपर डाल दिया, टेढ़ा मेढ़ा यूं, सही है, ये डाल दिया, ये मस्त पड़ा है। अब यहां से आप एक चीज देखो कि भाई आपने बताया सर कि जो सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो परपेंडिकुलर लग रहा होगा किसी भी एक लेंथ पे लेकर, तो यहां से इधर वाले मॉलिक्यूल से इधर फोर्स लगा रहे होंगे, अपने आप को खींच रहे होंगे, यहाँ ये सरफेस क्रिएट हो गया ना। देखो अब ये सरफेस क्रिएट हो गया, इधर भी अंदर भी क्या है, अंदर भी लिक्विड है, बाहर भी लिक्विड है, तो ये सरफेस क्रिएट हो गया। इधर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने की तरह ये अंदर की तरफ खींच रहे होंगे, इस तरीके से खींचेंगे,
इस तरीके से खींचेंगे। अंदर के मॉलिक्यूल्स खुद को अंदर की तरफ खींचेंगे, खुद को अंदर की तरफ खींचेंगे। तो ये क्या होगा, इधर भी फोर्स है, इधर भी फोर्स है, तो बराबर का फोर्स अंदर से लग रहा होगा, उतना ही फोर्स बाहर से लग रहा होगा। तो क्या करेगा, ये जो थ्रेड है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगी। एफ नेट क्या होगा, एफ नेट मस्त जीरो अभी फिलहाल, ठीक है। अब आपने क्या किया, अब आपने ये कर दिया कि भाई जो अंदर वाली फिल्म जो बनी थी आपने उसको पंच कर दिया, पंचर कर दिया। जैसे आप उसमें प्रूफ करोगे तो अंदर वाली जो लेयर है वो फूट जाएगी। मान लो यहां से अब दूसरी कंडीशन क्या बन जाएगी, दूसरी कंडीशन ये बनी कि अंदर लेयर नहीं है, अब अंदर लेयर नहीं है, बाहर लेयर है। मान लो यहां लेयर है, यहां लेयर है। अब क्या करेगी, अंदर जो लग रहा था फोर्स अंदर की तरफ लग रहा था क्योंकि लेयर थी, अब अंदर वाला फोर्स तो रहा नहीं। अब यहां पर क्या करेगा, बाहर की तरफ फोर्स लगेंगे बस। पर यूनिट लेंथ पे देखा जाए तो इस तरीके से फोर्स लग रहा होगा, इस तरीके से फोर्स लग रहा होगा। भाई पर यूनिट लेंथ की बात करें तो सरफेस टेंशन, फोर्स पर यूनिट लेंथ सरफेस टेंशन इधर लग रहा होगा। तो ये क्या करेगा, थ्रेड को बाहर की तरफ खींचने की कोशिश करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि ये जो एरिया है ना, ये जो एरिया है भाई यहां सरफेस क्रिएट हो गया, यहां सरफेस क्रिएट हो गया। तो जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, अंदर अपने आप को सिकोड़ने की कोशिश करेंगे। जब ये अपने आप को सिकोड़ने की कोशिश करेंगे, इस एरिया को मिनिमम करने की कोशिश करेंगे, इस एरिया को मिनिमम कोशिश करेंगे, तो क्या करेगा, थ्रेड फैल जाएगी, थ्रेड फैल जाएगी। ये कब तक कोशिश करेंगे भाई अपने आप को खींचने की, तब तक कि ये वाला एरिया मिनिमम ना हो जाए, मिनिमम ना हो जाए, और अंदर वाला एरिया मैक्सिमम ना हो जाए। भाई अंदर वाला एरिया जितना मैक्सिमम हो सकता है उतना ही तो ये मिनिमम होगा। अब आप किसी भी पर यूनिट लेंथ की बात करते हो, फॉर फिक्स्ड लेंथ, फिक्स्ड लेंथ की बात करते हो, लेंथ की बात करते हो, मान लो एल इक्वल टू 10 मीटर है, 10 मीटर है। इससे आप स्क्वायर बनाओगे, स्क्वायर बनाओगे, आप इससे कोई और चीज ट्रायंगल बनाओगे, ट्रायंगल बनाओगे, और इससे आप एक सर्कल बनाओगे, सर्कल बनाओगे। तो सबसे ज्यादा जो एरिया होगा वो सर्कल का होगा, मैक्सिमम एरिया, मैक्सिमम एरिया सर्कल का होगा। इनमें बना के देख लोगे, ये प्रैक्टिकल है भाई, किया हुआ है, ये एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। आप भी खुद कर सकते हो कि आपने एक लेंथ ली, आपने स्क्वायर बनाया, उस तरीके से एक वायर लिया, उसको आपने स्क्वायर बना दिया, उसका एरिया आपने नापा। आपने एक ट्रायंगल बनाया, उसका एरिया नापा। आपने एक सर्कल बनाया, उसका एरिया नापा। तो आपने देखा कि जो सर्कल बनाया है उसी थ्रेड से उसका एरिया मैक्सिमम आया, यानी कि ये जो एरिया मैक्सिमम होगा ये सर्कल टाइप का हो जाएगा। ये अपने आप को भाई मैक्सिमाइज करेगा, ये वाला एरिया मैक्सिमाइज करेगा तो ये सर्कल बन जाएगा। ये आपको मिनिमाइज कर रहा है, ये वाला एरिया अपने आप को खुद को मिनिमाइज कर रहा है और अंदर वाला मैक्सिमाइज कर रहा है। तो मैक्सिमम होने के कारण ये क्या करेगा, ये अपने आप को सर्कल बना लेगा। तो जो फाइनल कंडीशन हमारे पास बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी। देखो बिल्कुल अंदर ये थ्रेड जो है अपने आप को सर्कल बना लेगी, सही है, इस तरीके से, इस तरीके से थ्रेड फैल जाएगी और ये अपने आप को मिनिमम कर लेगा एरिया, ये मिनिमम एरिया कर लेगा। जब ये मिनिमम कर रहा है तो इसको मैक्सिमम होना पड़ेगा। सिंपल सी बात है भाई, कोई चीज को आप खींच रहे हो, कोई चीज को खींच रहे हो, वो तब तक खींचेगी जब तक वो अपने आप को मिनिमम एरिया पर ना लिया जाए। तो मिनिमम एरिया ये तभी होगा जब इसका मैक्सिमम, अंदर का मैक्सिमम हो पाएगा। भाई इसका मैक्सिमम हो जाएगा, पर इसके बाद तो ये नहीं कुछ, ये अपने आप को फिर तो खींचने नहीं देगा ना। भाई सर्कल एक बार बन गया, एक बार सर्कल बन गया, मैक्सिमम एरिया उसने गेन कर लिया, उसके बाद कोई भी स्ट्रेच होगा नहीं, उसके बाद स्ट्रेच रुक जाएगा। सही है, ये कंडीशन बन गई। तो ये हो क्यों रहा है, बेसिकली हो रहा है ये जो फोर्स लग रहा है, पर यूनिट फोर्स लग रहा है, ये जो फोर्स लग रहा है हर कंडीशन में जो फोर्स लग रहा है, यहां पर भी हमने देखा ये फोर्स लग रहा है, इसको हमने नाम दे दिया कि भाई सरफेस टेंशन। ये फोर्स जो पर यूनिट लेंथ लग रहा है इसको हमने सरफेस टेंशन दे दिया, यानी कि ये जो सारी चीजें हो रही हैं वो सरफेस टेंशन के कारण हो रही है। सही है, चलिए अब बात हमें समझ में आ गई। चल सरफेस टेंशन जो होता है हमारा वो फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, और ये जो फोर्स है वो परपेंडिकुलर है। ये तो बात समझ में आ गई, इसके कारण क्या क्या कंडीशन होती है ये भी समझ में आ गई। अब बात करते हैं सरफेस एनर्जी की। काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सरफेस एनर्जी से रिलेटेड। सरफेस एनर्जी, सरफेस नाम आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये सरफेस पे रहने वाले मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी होगी, सरफेस की एनर्जी होगी, सिंपल। अब इसको इस तरीके से समझते हैं, देखो दुनिया में, वर्ल्ड में कोई भी चीज हो, हमेशा कोई भी, हर एक चीज, कोई भी सिस्टम हो या कोई भी चीज हो, वो अपने आप को स्टेबल रखने की कोशिश करती है, संतुलित रखने की कोशिश करे। आप भी
आप खुद को स्टेबल रखने की कोशिश करते हो, ठीक है। आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप क्या करते हो कि भाई जिंदगी में स्टेबल हो जाए, सही है। यानी कि पैसा हो, सब चीज हो, कोई झिकझिकबाजी ना हो। ऐसे हर कोई चीज है, हर कोई चीज देखो, तो हर कोई चीज अपने आप को स्टेबल कंडीशन में लाने की कोशिश करती है, सही है। अब जैसे हमने पहले देखा था, पिछली वीडियो में पहले देखा था हमने, जब हमने स्टार्ट किया था कि भाई जब पोटेंशियल एनर्जी जब पढ़ रहे थे, काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ रहे थे, तो हमने एक चीज देखी थी कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो मिनिमम कब होती है? मिनिमम जब होती है जब वो स्टेबल कंडीशन में आ जाती है, ठीक है। यानी कि स्टेबल में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, और अनस्टेबल कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। यानी कि अब स्टेबल कंडीशन में आने के लिए पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए, हर किसी का है ये, हर किसी का। ये नेचर में कोई भी पार्टिकल हो या कोई सिस्टम हो, कुछ भी हो, वो अपने आप को स्टेबल कंडीशन में लाने की कोशिश करता है, जिससे उसके पास कम से कम पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है, ठीक है। चलिए, ये तो हमारी बात आती है कि भाई स्टेबल होने के लिए कम से कम पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। अब हम वही सिस्टम फिर से लाते हैं, अब बात करते हैं हम हेडिंग डालेंगे सरफेस एनर्जी की, ठीक है। इसका फॉर्मूला भी देखेंगे, फॉर्मूला किससे आ गया? सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी, ओके। अब यहां से हम ये देखते हैं कि जो हमारा कंटेनर बनाया, हम उस कंटेनर को फिर से बना लेते हैं। ये कंटेनर है, इसमें लिक्विड्स हैं, इसमें कोई भी लिक्विड हो सकता है इस तरीके से, ठीक है। ये सरफेस हो गया, ये सरफेस हो गया, ये सरफेस हो गया, ये हो गया वल्क अंदर, ठीक है। ये वल्क हो गया, इस तरीके से बना लो, ये वल्क हो गया, ये सरफेस हो गया। अब यहां से हम मॉलिक्यूल्स को देखते हैं, एक बार कंडीशन देखते हैं। ये सरफेस का मॉलिक्यूल्स हो गया और ये वल्क का मॉलिक्यूल्स हो गया। हमने ये देखा कि भाई ये जो मॉलिक्यूल्स है, वल्क वाला मॉलिक्यूल्स है, ये चारों तरफ से घिरा हुआ है मॉलिक्यूल से, यानी कि ये एफ नेट, इस पर एफ नेट क्या है? 0 है। इस पर एफ नेट डाउनवर्ड है, एफ डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड है। यानी कि जो सरफेस का मॉलिक्यूल्स है, सरफेस का मॉलिक्यूल है, वो नीचे आने की कोशिश कर रहा है, नीचे आने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ये हमेशा कोशिश करेगा नीचे आने की, क्योंकि सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स पे हमेशा एक डाउनवर्ड फोर्स लगता है, वे अपने आप को हमेशा सिकोड़ने की कोशिश करता है, सही है। अब यदि सोचो कि यदि हम सरफेस बढ़ाने लगे, सरफेस बढ़ाने लगे, यानी कि सरफेस बढ़ाने का मतलब है सरफेस पर ज्यादा मॉलिक्यूल्स, सरफेस पर ज्यादा मॉलिक्यूल्स। सोचो, अब किसी भी लिक्विड का सरफेस एरिया बढ़ाने लग जाओगे, आप सोचो इसको आप बढ़ाने लग जाते हो यहां तक, इधर भाई ये वाले मॉलिक्यूल्स तो आ जाएंगे, लेकिन यहां पर जो ये सरफेस को, ये वाले जो सरफेस पे एरिया, ये सरफेस पे मॉलिक्यूल्स हैं, ये भी तो कहीं से आए होंगे, ये आए होंगे बल्क से, ये आएंगे बल्क से। जो भी आपके नए मॉलिक्यूल्स हैं, उनको सरफेस पे ले जाओगे तो वो कहां से लाओगे? बल्क से लाओगे। और भाई बल्क वाला मॉलिक्यूल्स तो ये कह रहा है कि भाई ये क्यों यार टेंशन क्यों दे रहे हो मुझे, मैं तो पहले से ही स्टेबल कंडीशन में हूं, मुझे क्यों परेशानी कर रहे हो, मैं तो अपना स्टेबल कंडीशन में हूं। अब कोई चीज स्टेबल में है, अपनी मस्त रेस्ट कर रही है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, यदि उसको उठाकर आप इसको उठाकर सरफेस पे ला रहे हो, सरफेस पे ला रहे हो, अब भैया अपने आप तो आएगा नहीं, अपने आप तो आएगा नहीं, वो कहेगा मैं क्यों आऊं भाई, मैं तो पहले से अपनी अपनी अच्छी कंडीशन में हूं, मैं क्यों फालतू का रिस्क लूं। कहते हो ना आप कि आपके पास पैसा भी बहुत है, आपके पास सब चीज है, तो आप रिस्क क्यों लोगे? कहते ना कि मैं क्यों रिस्क लूं यार, मैं तो स्टेबल हूं, सही है। तो इसी तरीके से ये होता है कि जो बल्क का मॉलिक्यूल्स होता है ना, ये क्या करता है, भाई मैं तो अपना स्टेबल कंडीशन में, मुझे मत छेड़ो। वो कह रहा नहीं, मुझे तो सरफेस एरिया बढ़ाना है, मुझे तो सरफेस एरिया बढ़ाना है। तो आप क्या करोगे, नीचे से जब बल्क से मॉलिक्यूल्स को उठा के ऊपर ले जाओगे, तो आपको एक वर्क करना पड़ेगा, आपको एक अलग से काम देना, वर्क देना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, आपको एक लालच देना पड़ता है ना किसी को कंडीशन में से निकालने के लिए, भाई ठीक है तू यार अनस्टेबल, ठीक है यार एक मेरा काम कर दे कि तू एक सरफेस पे चला जाए। तू कहेगा ना सरफेस पे नहीं जाऊंगा, वहां जाने के लिए मुझे खर्चा होगा मेरा, कि ठीक है मैं देता हूं, मैं आपको एक अलग से वर्क दे देता हूं, मैं एक एक्सटर्नल वर्क दे देता हूं कि ठीक है चलो दे दे भाई, मैं चला जाऊंगा, यहां से उठ के यहां पहुंच जाऊंगा। और जब भी मुझे देखो सरफेस एरिया बढ़ाना होगा, तो बल्क से मॉलिक्यूल्स उठा के मैं सरफेस पे ले जाऊंगा, तो मुझे एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। और ये जो एक्सटर्नल वर्क है ना, ये स्टोर होता है सरफेस एनर्जी में। यानी कि ये जो वर्क लेके चला जाएगा, ये वर्क लेके जाएगा और सरफेस पे बैठ जाएगा, और ये पकड़े बैठेगा एनर्जी के साथ कि नहीं मेरे पास अब एनर्जी आ गई, मेरे पास एक एनर्जी आ गई, सरफेस पे बैठा रहेगा। अब ये सरफेस पे बैठ के एनर्जी लेके, तो ये जो एनर्जी है सरफेस पर जो मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी है, इसी को हमने सरफेस एनर्जी बोल दिया। और ये लाया कहां से?
कहां से लाया भाई? ये एक्सटर्नल वर्क से ही तो आई, एक्सटर्नल वर्क से ही तो आई। ये पूरी कहानी समझिए। देखो हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या करेंगे? इन ऑर्डर टू मूव, इन ऑर्डर टू मूव अ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल फ्रॉम molecules to surface, to surface from bulk, bulk, a external work, a external work is required, and this work is stored as potential energy, potential energy at surface, and this energy is called surface energy, surface energy, surface energy। सही है। यानी कि इन ऑर्डर टू मूव अ मॉलिक्यूल्स टू सरफेस फ्रॉम बल्क ए एक्सटर्नल वर्क इज रिक्वायर्ड, दिस वर्क इज स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी एट अ सरफेस, एट सरफेस, दिस एनर्जी इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी। आगे बात समझ में भाई? अब किसी को कोई दिक्कत, सरफेस एनर्जी क्या होती है? सरफेस एनर्जी कुछ नहीं है, वो वल्क पर किया गया एक्सटर्नल वर्क है, जिसके कारण वल्क के मॉलिक्यूल्स को सरफेस पे लाया गया है, सरफेस पे लाया गया है। अब जब सरफेस पे वो आ गया, उसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट हो गई, तो आप एक चीज कह सकते हो, आप एक चीज कह सकते हो कि सरफेस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, सरफेस मॉलिक्यूल्स, सरफेस मॉलिक्यूल्स हैव, सरफेस मॉलिक्यूल्स हैव more potential energy या more surface energy, more surface energy, surface energy than bulk molecules, bulk molecules। सही है। देखो जो भी मैं पॉइंट लिखा रहा हूं उनको एक बुलेट पॉइंट में लिखते जाओ, उनको फिर देखना कि उससे आप चीजें रिलेट कर पाओगे, ठीक है। इसी तरह के जो बुलेट पॉइंट्स है वही एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। भाई आप ये सोचो कि वल्क में जो मॉलिक्यूल्स था उसको हमने एक्स्ट्रा एनर्जी दी, वो सरफेस पे आके बैठ गया, तो आप ये सोचो कि वो मोर एनर्जी लेके बैठा है, एनर्जी लेके बैठा है। यानी कि सरफेस पे जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे, सरफेस पे इंडिविजुअल सारे मॉलिक्यूल्स के पास ज्यादा एनर्जी होगी एज कंपेयर टू द वल्क। क्यों? क्योंकि उस पर एक्सटर्नल वर्क करके लाया गया है उसको। तो सरफेस के पास जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास सरफेस एनर्जी काफी ज्यादा है, सरफेस एनर्जी काफी ज्यादा है। अब हमने एक चीज बताई कि भाई जिनके पास सरफेस एनर्जी एक प्रकार का पोटेंशियल एनर्जी है। अब जो एवरी मॉलिक्यूल्स है, यानी कि एवरी मॉलिक्यूल्स ट्राइज टू मूव, ट्राइज टू मूव, या फिर कह सकते हैं ट्राई टू मूव इन स्टेबल कंडीशन, स्टेबल कंडीशन। सही है। स्टेबल कंडीशन में मूव करने की कोशिश करेगा हर एक, यानी कि एवरी मॉलिक्यूल्स ट्राई टू मूव इन स्टेबल कंडीशन। अब स्टेबल कंडीशन में उसको जाना है भाई, स्टेबल कंडीशन में जाना है, स्टेबल कंडीशन में जाना है तो उसको आपकी पोटेंशियल यानी कि जो सरफेस एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, उसको कम करना पड़ेगा, मिनिमम करना पड़ेगा, मिनिमम करना पड़ेगा। सही है भाई। स्टेबल कंडीशन हमें पता है ना सर, स्टेबल कंडीशन में आना है तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए। अब यहां से देखा कि स्टेबल कंडीशन में आने में पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमम होना है। अब ये पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कैसे कर सकता है? कैसे कर सकता है? ये मिनिमम एरिया करके, मिनिमम एरिया करके, मिनिमम एरिया करके अपनी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कर सकता है। भाई हमने देखा ना कि जितने ज्यादा एरिया होगा, जितना ज्यादा एरिया होगा उतने ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे, जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे उतने ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब उनको पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम करनी है तो अपना एरिया कम करना पड़ेगा स्टेबल कंडीशन आने में। तो यहां से भी एक प्रूव होता है कि भाई जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं,
जो मॉलिक्यूल्स है स्टेबल कंडीशन में आने के लिए अपनी पोटेंशियल एनर्जी को कम करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी कम करने के लिए वो सरफेस के मॉलिक्यूल्स जो है वो अंदर की तरफ मूव करते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्टेबल कंडीशन में आने की कोशिश करते हैं। सही है, यहां से भी मालूम पड़ेगा भाई सरफेस एरिया मिनिमम क्यों हो रहा है। क्यों? क्योंकि सभी को पोटेंशियल एनर्जी कम करनी है। क्यों? क्योंकि उन्हें स्टेबल कंडीशन में आना है। किस तरीके से भी आप समझ लो। सही है, ये स्टेबल, ये होगी आपकी सरफेस एनर्जी। अब सर सरफेस एनर्जी इस तरीके से तो चलो बता दी। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, हम फॉर्मूला देखेंगे। फॉर्मूला फॉर्मूला मान लीजिए हमने एक ये कंडीशन लेगी, स्लाइडिंग वायर ही है, एक स्लाइडिंग वायर है। ओके, ये इस स्लाइडिंग वायर को हमने इस कंडीशन को सोप बबल में डाल दिया, सोप सॉल्यूशन में डाल दिया। ओके, सोप सॉल्यूशन में डालोगे तो यहां परत बन जाएगी एक, यहां पे एक सरफेस बन जाएगा, यहां एक परत बन गई। अब देखो ये परत बन गई। अब इस परत के कारण इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो सरफेस पर मॉलिक्यूल्स जो चिपक गए हैं, सरफेस पर जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये क्या करेंगे? अपने आप को अंदर ले जाने की कोशिश करेंगे, अपने आप अंदर ले जाने की कोशिश करेंगे। ये हो रहा है, ठीक है, ये फोर्स एफ हो गया। अब यदि हमें सरफेस को इंक्रीज करना है, सरफेस को इंक्रीज करना है तो इस फोर्स के अगेंस्ट एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, ये जो एफ एक्सटर्नल है। और देखो ये एफ एक्सटर्नल जो है ये फोर्स इसी के बराबर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि हम इस वायर को स्लोली मूव करा रहे हैं, स्लोली मूव करा रहे हैं, स्लोली मूव करा रहे हैं, तो इजेक्ट इस फोर्स के बराबर एक्सटर्नल फोर्स होना चाहिए। यदि एक्सटर्नल फोर्स इससे ज्यादा हो गया तो ये काफी तेज मूव करेगा, और जब तेज मूव करेगा तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। अब हमारा जो किया गया वर्क है वो कुछ काइनेटिक एनर्जी में चला जाएगा, फिर वो सरफेस एनर्जी में नहीं जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, जब पूरा का पूरा एक्सटर्नल वर्क हमें सरफेस एनर्जी में कन्वर्ट करना है तो काइनेटिक एनर्जी को जीरो रखते हैं, और काइनेटिक एनर्जी को जीरो रखने के लिए हम स्लाइडिंग वायर को स्लोली मूव कराते हैं, स्लोली मूव कराते हैं। ठीक है, हम क्या कराते हैं? स्लोली मूव। मान लीजिए ये डिस्टेंस एक्स है तो ये डी एक्स हो जाएगी। मान लो हमने डी एक्स इंक्रीज करा दिया, इसकी लेंथ एल है, जो स्लाइडिंग वायर है हमारा इसकी लेंथ एल है। अब यहां पर एक चीज देखते हैं कि जो फोर्स है हमारे पास, जो सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन क्या आएगा भाई? फोर्स अपॉन लेंथ, यही आता है ना, फोर्स अपॉन लेंथ आता है, ये आता है। चलो ठीक है, सरफेस एनर्जी की बात कर रहे हैं, सरफेस एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो सरफेस एनर्जी हमारी एक प्रकार की पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। सरफेस एनर्जी एक पोटेंशियल एनर्जी है। अब पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे निकालते हैं? पोटेंशियल एनर्जी होती है वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। हमेशा हम पोटेंशियल एनर्जी को इस तरीके से डिफाइन करते हैं, वर्क डन बाई द एक्सटर्नल फोर्स। ओके, चलिए वर्क एनर्जी में हमने ये पढ़ा कि भाई जो हमारी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होती है वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स क्या है? एक्सटर्नल फोर्स है हमारा एफ, ये यही वाला फोर्स है। हमने जब एक्सटर्नल फोर्स लगाया इसके बराबर ही लगाया, क्यों? क्योंकि स्लोली मूव कराना है। एक्सटर्नल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डी एक्स, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डी एक्स। ओके, सही है। अब हमने एक चीज देखी है, एक चीज देखी, देखो फोर्स को, ये जो फोर्स है इसको हम सिग्मा, सीयर यानी कि सरफेस टेंशन फोर्स अपॉन लेंथ लिखते हैं। तो यहां से फोर्स निकालोगे तो सिग्मा इंटू लेंथ हो जाएगा, एल हो जाएगा। तो यहां से सिग्मा इंटू लेंथ इंटू डेल्टा टी, सॉरी डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स। सही है। अब देखो हमने ये वर्क डन किया सरफेस को बढ़ाने के लिए, सरफेस को बढ़ाने के लिए ये वर्क लिखेगा भाई, वर्क डन बाई एक्शन। अब एक चीज देखते हो, यहां पर एक चीज और कॉमन आती है, एक चीज और पिक्चर में आती है कि जब कोई फिल्म बनाते हो, आप फिल्म बनाते हो या सरफेस बना रहे हो, मान लो ये सरफेस बना लिया आपने किसी भी चीज का, ये फिल्म बना ली, ये एक फिल्म है, किसी भी लिक्विड की हो सकती है या फिर इसको आप सोप सॉल्यूशन भी कह सकते हो, सोप सॉल्यूशन की फिल्म है, सोप फिल्म है। ओके, तो देखो सोप फिल्म है, एक इस तरीके से फिल्म है, तो इधर साइड में इस तरीके से देखो, इस तरीके से देखो, ये सोप फिल्म है, तो यहां पर भी एयर है और इधर भी एयर है। आप इधर से देखोगे तो एयर और सॉफ्ट सॉल्यूशन का एक ट्रांजिशन देखने को मिलेगा,
एयर और सोप सॉल्यूशन का एक फिल्म का ट्रांजिशन देखने को मिलेगा, एक इधर से देखने को मिलेगा। तो एक इधर का सरफेस एरिया हम कंसीडर करते हैं और एक इधर का सरफेस एरिया कंसीडर करते हैं। तो दोनों तरफ का यानी कि जो सरफेस एरिया होता है हमारा डबल हो जाता है, सरफेस एरिया हो जाएगा हमारा डबल। तो ये जो वर्क हम कर रहे हैं एक सरफेस पे, तो जो टोटल सरफेस एरिया हमारा, दो सरफेस एरिया है, तो टोटल वर्क हमारा 2 टाइम्स करना पड़ेगा डेल्टा एक्स। सही है, ये हो जाएगा। अब यहां से हम ये देखें कि डेल्टा यू है, यहां से सिग्मा बाहर को लेते हैं, ये हो जाएगा 2l इंटू डेल्टा एक्स, 2l इंटू डेल्टा एक्स। अब आप यहां से एक चीज देखिए कि डेल्टा एक्स क्या है, इंक्रीज सरफेस एरिया, ये ना डेल्टा एक्स इंटू एल, चेंज इन एरिया है कितना, एरिया फाइनल माइनस एरिया इनिशियल। एरिया फाइनल क्या है, एरिया फाइनल है लेंथ, सॉरी लेंथ इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस लेंथ इंटू एक्स। ओके, यहां से देखो एल एक्स प्लस एल डेल्टा एक्स माइनस एल इंटू एक्स, एल इंटू एक्स तो ये कट गया, यहां बचा एल डेल्टा एक्स, ये चेंज इन एरिया बचा। चेंज इन एरिया कितना हो गया, एल इंटू डेल्टा एक्स। अब हम दो एरिया का चेंज निकाल रहे हैं तो 2 टाइम्स करेंगे, भाई 2 एरिया है हमारे पास, समझो। यानी कि किसी भी सोप सोल्यूशन ले रहे हो या फिर किसी और का, मैं ध्यान दो कि जरूरी नहीं कि सोप फिल्म ही हो, किसी लिक्विड की फिल्म भी हो सकती है। जब फिल्म की बात आ जाती है तो दोनों तरफ, ये फिल्म पतली सी फिल्म है, देखो ये पतली सी फिल्म है, इसकी तरफ इधर भी एयर है और इधर भी एयर है, तो एक सरफेस एरिया हम इसको कंसीडर करेंगे, एक सरफेस एरिया इसको कंसीडर करेंगे। अब बात करते हैं जैसे वाटर ड्रॉप आती है, वाटर ड्रॉप आती है तो उसके अंदर सब क्या है, वाटर वाटर है, बाहर एयर है, तो सिर्फ एयर और वाटर का सरफेस एक एरिया हो गया, अंदर तो सिर्फ वाटर वाटर है, तो वो तो कंसीडर नहीं किया जाएगा। इसीलिए ड्रॉपलेट जो होती है, लिक्विड की कोई भी ड्रॉप हो उसमें एक एरिया कंसीडर किया जाता है। क्यों, वहां पर ट्रांजिशन विथ वाटर और एयर का सिर्फ एक ही ट्रांजिशन है। यदि अंदर बबल होता, बबल देखो, बबल जब होता है तो बाहर एक परत होती है, अंदर भी एयर है बाहर भी एयर है, तो वहां आप क्या करोगे, 2 एयर यानी कि 2 सरफेस एरिया कंसीडर करते हो। तो इसी तरीके से हमने जो चेंज इन एरिया आया वो 2 टाइम्स ऑफ 2l डेल्टा टी। अब ये 2l इंटू डेल्टा एक्स क्या है, ये चेंज इन एरिया ही तो है, सिग्मा इंटू चेंज इन एरिया, चेंज इन एरिया। और ये जो इक्वेशन है ये आपको काफी यूज करने वाली है, इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं, भर भर के क्वेश्चन आते हैं इससे। ठीक है, सिंपल है, ज्यादा कोई वो नहीं है। सही है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ये बस यहां से देखो, इस सोप सोल्यूशन में हमने दबाया डेल्टा वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स एफ इंटू डेल एक्स, एफ को हम सिग्मा इंटू एल लिख सकते हैं, डेल एक्स हो गया। अब ये ही हम प्रक्रिया, एक वर्क डन जो है एक सरफेस पे लगाया, 2 फोर्स पे लगाएंगे तो 2 टाइम्स हो जाएगा वर्क डन, डबल वर्क डन करना पड़ेगा, 2 सिग्मा एल डेल्टा एक्स। इसको हमने इस तरीके से लिख दिया। ये वाला जो है ये हमारा चेंज इन एरिया है, ये चेंज इन एरिया है, तो डेल्टा यू इक्वल टू सिग्मा इंटू डेल्टा ए आ गया, सरफेस एनर्जी आ गई। सरफेस एनर्जी का यही फॉर्मूला है, यही आपको यूज करना है। ओके, सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी। ओके, चलिए अब इससे रिलेटेड किस तरह के देखो आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, कुछ एग्जांपल्स की हम बात करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक स्लाइडिंग वायर ही है, ओके, स्लाइडिंग वायर ही है, ये इस तरीके से। मान लीजिए आपने एक सोप सॉल्यूशन बना दिया, इधर सोप सॉल्यूशन बना दिया है, किसी और लिक्विड की फिल्म बना दी, तो इधर एक फोर्स लगेगा। अब ये फोर्स जो है वो अंदर की तरफ मूव करेगा। आप ये चाहते हो कि भाई ये स्लाइडिंग वायर अंदर ना मूव करे, तो कुछ नीचे की तरफ एमजी वेट लटका दो, एमजी वेट लटका दो, एमजी वेट लटका दो, तो यहां से इक्विलिब्रियम कंडीशन बनाओगे, यहां से इक्विलिब्रियम फोर्स नेट आप 0 करोगे, तो यहां से आ जाएगा mg इक्वल टू एफ, mg एफ की जगह पर लिख सकते हो आप सिग्मा इंटू लेंथ, ये लेंथ हो जाएगी इसकी पूरी लेंथ। तो यहां से आप मास निकाल सकते हो, सिग्मा इंटू लेंथ अपॉन जी निकाल सकते हो, यहां से मास भी निकाल सकते हो, वो कितना मिनिमम मास है, कितना मैक्सिमम मास है जो हमारी ये फिल्म
क्या कर सकती है, उठा सकती है, ऊपर की तरफ उठा सकती है। सही है, कितना मैक्सिमम मास है जो ये फिल्म अपने आप ऊपर की तरफ उठा सकती है। देखो अब मास ये तो मैक्सिमम मास है, इससे हल्का सा भी रखोगे, इस मास से हल्का सा भी मास रखोगे तो ये ऊपर की तरफ मूव कर जाएगी। इससे कितना भी हल्का मास, मतलब ये मान लो 5 kg आता है आपका, 5 kg मास है, इस 5 kg पर हमारी जो सो फिल्म है, यानी कि ये जो आपकी स्लाइडिंग वायर है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। ओके, अब जैसे 5 kg जगह पे आप 4 kg रखते हो, 4 kg रखते हो तो स्लाइडिंग वायर क्या होगा, स्लाइडिंग वायर अपवर्ड मूव कर जाएगा 3 kg, 3 kg पर फिर भी ऊपर मूव कर जाएगा। ओके, तो ये क्या है, ये आपका मैक्सिमम कंडीशन है, मैक्सिमम मास, मैक्सिमम मास दैट द सोप फिल्म, सोप फिल्म कैन राइज, इससे ज्यादा मास होगा उसको राइज नहीं कर पाएगी, इससे यही मैक्सिमम कंडीशन है उसकी। ओके, इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। अब बस देखो समझ जाओगे किस तरीके के क्वेश्चन आते जाएंगे। अब हम देखते हैं कि चलिए हमारे पास एक कंडीशन है, हमारे पास सिग्मा दे रखा है वाटर के लिए 0.075 न्यूटन पर मीटर। हमने ये न्यूटन कैसे आया भाई, सिग्मा जो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, सॉरी फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, फोर्स की यूनिट लेंथ न्यूटन हो गई, लेंथ मीटर हो गया, तो इसकी यूनिट आ जाएगी न्यूटन पर मीटर, इसीलिए हम 0.075 न्यूटन पर मीटर लिख रहे हैं। ओके, सिग्मा को। ओके, अब हमसे पूछा है तो वर्क रिक्वायर्ड टू इंक्रीज एरिया इंक्रीज करना है। A1 हमारे पास दे रखा है मान लो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, और A2 दे रखा है आपको A1 से A2 करना है, A1 से A2 करना है। A1 दे रखा है आपको 8 सेंटीमीटर स्क्वायर और A2 दे रखा है आपको 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन निकालोगे कैसे भाई, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, यही वर्क डन होता है। इसका एरिया, इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा इंटू डेल्टा ए। ओके, तो आप क्या करोगे, सिग्मा की वैल्यू दे रखी है 0.075 और एरिया दे रखा है कितना, एरिया में इंक्रीज कितना होगा, 20 से 8 हो गया, यानी कि 20 सेंटीमीटर है तो 10 टू दी पावर -4 मीटर कर लेंगे, -8 इंटू 10 टू दी पावर -4, ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो यहां से निकालोगे 0.075, ये हो जाएगा 12 इंटू 10 टू दी पावर -4। ओके, यहां से आप देखो ये 3 जीरो नीचे आ जाएंगे, तो यहां से ये हो जाएगा 75 इंटू 12 इंटू 10 टू दी, ये 1000 है, इसको ऊपर ले जाओगे तो 10 टू पावर -3 में ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 टू दी पावर -7। ओके, ये हो जाएगा वर्क डन, यानी कि जूल में आएगा ये। अब यहां पर कंडीशन दे सकता है ये सोप फिल्म है, तो आप 2 टाइम्स कर दोगे इसको। 2 टाइम क्यों कर दोगे, क्योंकि वहां पर सरफेस एरिया 2 टाइम्स हो जाएगा, कोई भी फिल्म है। सही है, यदि आप वाटर ड्रॉप को सिंपली वाटर ड्रॉप का एरिया बढ़ा रहे हो, हमने मान लीजिए वाटर ड्रॉप का एरिया बढ़ा, वहां पे एरिया सिंगल होता है तो आप इस तरीके से, अब सिंगल यहाँ पे डबल यूज नहीं करोगे, सिंगल डायरेक्ट सिग्मा इंटू डेल्टा ये लगा दोगे। ठीक है, इस तरह के भी क्वेश्चन हम कराएंगे। चलो अब देखो कंडीशन क्या होती है, हमारा जो सरफेस टेंशन है और सरफेस एनर्जी है ये चेंजेस होते हैं विद टेम्परेचर टू टाइम। टाइम के साथ देख लेते हैं, टाइम नहीं टेम्परेचर, टेम्परेचर का इफेक्ट देख लेते हैं। टेम्परेचर का इफेक्ट, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, कोई भी है किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो उनके बीच में जो मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग होती है, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यानी कोहेसिव फोर्स जो होता है वो वीक हो जाता है। भाई किसी का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसके जो सरफेस पे, यानी सरफेस में मान लो या फिर किसी वल्क में भी मान लो, उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो हर एक मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, वो तेजी से मूव करने लग जाते हैं, दूर दूर मूव करने लग जाते हैं, जिससे क्या होता है उनके बीच का जो कोहेसिव फोर्स है वो वीक पड़ जाता है। जब कोहेसिव फोर्स वीक पड़ जाएगा उसी को हम सरफेस टेंशन बोलते हैं, तो सरफेस टेंशन हमारा डिक्रीज हो जाता है। सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाता है टेम्परेचर बढ़ाने से, और टेम्परेचर घटाने से
टेम्परेचर घटाओगे तो सरफेस टेंशन सरफेस टेंशन सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाएगा और ये इंक्रीज हो जाएगा। ओके, चलिए अब देखो यहां पर कुछ पॉइंट हैं जो कभी कभी हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। देखो हम कोई चीज मिलाते हैं, मान लो एक सरफेस टेंशन के कारण तो आपने देख लिया, जैसे इम्प्योरिटीज होती हैं, इम्प्योरिटीज होती हैं, इम्प्योरिटीज मतलब वाटर में कुछ और मिलाया जाए, वाटर में कोई अलग मॉलिक्यूल्स मिलाया जाए। जैसे हम नॉर्मली हम क्या करते हैं इम्प्योरिटीज में, जैसे हमने वाटर में सोप सॉल्यूशन मिला दिया, सोप सॉल्यूशन मिला दिया, सोप सॉल्यूशन मिला दिया। ओके, जैसे हम कपड़े धोते हैं, नॉर्मली जब हम कपड़े धोते हैं तो उसमें डिटर्जेंट क्यों मिलाते हैं भाई, डिटर्जेंट क्यों मिलाते हैं? देखो जब सोप सॉल्यूशन मिलाया जाता है तो वाटर का सरफेस टेंशन होता है 0.075। सोप सॉल्यूशन का मैंने बताया, सोप सॉल्यूशन इसका सरफेस टेंशन 0.03 होता है, यानी कि कम हो गया, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। ये कम हो गया। ये कम क्यों हो गया? जब भी इंप्योरिटीज ऐड होती हैं, जब किसी भी लिक्विड में इंप्योरिटीज ऐड होती हैं तो उसका सरफेस टेंशन घट जाता है, सरफेस टेंशन घट जाता है। इसीलिए सोप सॉल्यूशन का जो सरफेस टेंशन है वो इसीलिए कम आया। भाई सोप सॉल्यूशन है क्या? डिटर्जेंट और वाटर का ही तो सॉल्यूशन है भाई। सोप सॉल्यूशन है क्या? वाटर और डिटर्जेंट का सॉल्यूशन है। सरफेस टेंशन कम हो गया। भाई इसको कम क्यों करते हैं? कम क्यों करते हैं? अक्सर जब हम कपड़े वपड़े धोते हैं तो इसको हम यूज इसीलिए करते हैं। देखो हमारे जो कपड़े होते हैं ना वो माइक्रो यानी कि इस तरह के रेसों से मिलकर बने होते हैं, बहुत छोटे 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 छोटे। जब गंदगी जब आती है हमारे कपड़ों में, जब गंदगी आती है तो वो इन होल्स में ट्रैप हो जाती है, इनमें इनमें ट्रैप हो जाती है। ओके, जब इनको हम पानी में डुबोते हैं, पानी में डुबोते हैं तो क्या होता है कि ये जो जगह बची हुई है इस पर एक परत सी जम जाती है। इस सरफेस टेंशन के कारण एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन बन जाएगी वाटर के कारण, क्योंकि सरफेस टेंशन होता है। सरफेस टेंशन के कारण क्या होगी? ये परत सी बन जाएगी। अब ये जो परत होती है ना थोड़ा सा तो फोर्स बियर करती है। हमने देखा कि इसी के कारण क्या होते हैं, जैसे इंसेक्ट्स होते हैं, जैसे मच्छर हो गया, मक्खी हो गया, वाटर पे बैठ जाते हैं, नीचे डूबते नहीं है, क्योंकि एक परत बना ली। इसी के कारण क्या होता है, वाटर इन इन पोर्स पर क्या करता है, एक लेयर सी बना देता है, लेयर बना देता है। फिर उस पर वाटर अब जाता है तो वाटर इनमें है कि पार नहीं हो पाता। वाटर क्या होता है इनमें पार नहीं हो पाता। अब जब वाटर इनमें से निकल नहीं पाएगा तो इनके बीच में जो डस्ट है, डस्ट पार्टिकल है, वो नहीं निकल पाएंगे। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसका जो सरफेस टेंशन है, ये जो स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन है, इसको हम कम करते हैं। क्योंकि भाई सरफेस टेंशन कम हो जाएगा तो ये स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन हट जाएगी। तो हम उस सरफेस टेंशन को कम करने के लिए हम उसमें इंप्योरिटीज मिला देते हैं। हमें पता है कि इंप्योरिटीज मिलाने से सोप सॉल्यूशन यानी कि इंप्योरिटीज मिलाने से सरफेस टेंशन कम हो जाता है। अब सरफेस टेंशन कम हो जाएगा तो ये स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन हट जाएगी, और जैसे ही ये स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन हट जाएगी तो इसमें वाटर मूव करने लग जाएगा, और जैसे इन दोनों इन सब में वाटर मूव करेगा इनके अंदर होगे तो डस्ट पार्टिकल बाहर निकल जाएंगे, डस्ट पार्टिकल बाहर निकल जाएंगे। इसीलिए हम क्या करते हैं, जब कभी कपड़े धोते हैं कपड़े धोते हैं तो सिंपल हम क्या करते हैं कि डिटर्जेंट का इसीलिए यूज करते हैं कि उनके बीच में जो हमारे पोर्स बने हुए हैं उनमें सरफेस टेंशन कम कर सके। और सरफेस टेंशन कम होने से क्या होता है, वही जो परत बनी हुई है, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन जो बनी हुई है, ठीक है, वो टूट जाती है। कि सर चलो ठीक है, आपने कहा कि चलो डिटर्जेंट यूज कर लिया, हमने इम्प्योरिटी यूज कर लिया, इससे तो सरफेस टेंशन कम हो गया तो हमारा काम बन गया। क्या हम सरफेस टेम्परेचर बढ़ाने से ही काम चल सकता है? हाँ बिल्कुल। आप सर्फ यूज मत करो, आप डिटर्जेंट मत यूज करो, आप क्या करो, सिंपल गर्म पानी में कपड़े धो लो। गर्म पानी में कपड़े धो लो तो जितना आपका डिटर्जेंट यूज करते हैं, मतलब डिटर्जेंट देखो क्या होता है, बराबर तो नहीं काम कर पाएगा, लेकिन डिटर्जेंट जो काम करते हैं वो टेम्परेचर बढ़ाने से भी आपका काम हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे सरफेस टेंशन कम हो जाएगा, सरफेस टेंशन कम हो जाएगा तो ये जो स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन है वो हट जाएगी, और डस्ट पार्टिकल के बीच में पानी चला जाएगा और डस्ट पार्टिकल बाहर निकल जाएगा। तो वही काम हो सकता है, या तो आप गर्म पानी में कपड़े धो या फिर सोप सोल्यूशन दबा दो। समझ रहे हो? गर्म पानी में इसीलिए कहते हैं गर्म पानी में कपड़े ज्यादा साफ होते हैं। किस लिए? क्योंकि वहां पर सरफेस टेंशन कम हो जाता है, सरफेस टेंशन कम हो जाता है। सही है। चलिए भाई, अब तो ये हमारी थ्योरी हो गई सारी कंप्लीट। हमने जो देखा, मेन चीज देखी, जो सरफेस टेंशन है भाई उसका फॉर्मूला हमारे पास फोर्स अपॉन एरिया आ गया, सॉरी लेंथ आ गया। हमने देखी सर के सरफेस एनर्जी,
सरफेस एनर्जी, इसका फॉर्मूला हमने देख लिया, जो डेल्टा यू है वो आ गया सिग्मा इंटू चेंज इन एरिया, ये आ गया। सही है, दो चीज। और क्या देखा हमने, और जो बुलेट पॉइंट हमारे पास आए, और हमारे पास ये आए कि जो सरफेस टेंशन है वो सरफेस टेंशन मिनिमम एरिया करता है, मिनिमम सरफेस एरिया। मिनिमम सरफेस एरिया क्यों करता है? क्योंकि स्टेबल कंडीशन में आना होता है उसको, स्टेबल सरफेस के मॉलिक्यूल्स को स्टेबल कंडीशन में आना है। स्टेबल कंडीशन में आने के लिए मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। ओके, और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी को करने के लिए कम से कम मॉलिक्यूल्स हमारे सरफेस पर होना चाहिए, यानी कि सरफेस एरिया मिनिमम होना चाहिए, सरफेस एरिया मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। सही है, ये सारी चीजें आपको याद रखने योग्य है सरफेस टेंशन में। और एग्जाम्पल क्या है कौन से हमारे एग्जाम्पल, जैसे ड्रॉप हो गई, लिक्विड ड्रॉप हो गई, लिक्विड ड्रॉप्स स्फेरिकल क्यों होती हैं? सरफेस टेंशन के कारण, हमने ये भी देख लिया। ओके, जैसे हमने देखा स्लाइडिंग वायर, स्लाइडिंग वायर मूव्स इनवर्ड, इनवर्ड मूव करता है, किस लिए? सरफेस टेंशन के कारण। ये बुलेट पॉइंट है जो याद रखने योग्य है, बाकी तो बहुत सारी थ्योरी है आप भूल जाओगे। सही है, बस दिमाग में ये है भाई सरफेस टेंशन के कारण क्या क्या होता है, किस लिए होता है, ये सारे बुलेट पॉइंट है। अब कभी कभी चीजें क्या करता है कि क्वेश्चन है भाई, अब यहाँ थ्योरी तो इसमें से पूछ लेगा, ठीक है। अब न्यूमेरिकल में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल आपको देखने को मिल जाते हैं, तो हम कुछ जो बेसिक्स चीजें हैं वो याद रखते हैं, उसके बेसिस पे हमारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो हम सबसे पहले एक चीज देखेंगे कि देखो, आपने एक कंडीशन देखी होगी कि जब हम वाटर हो गया या फिर किसी लिक्विड हो गया, हम उसको गर्म करते हैं तो उसमें बुलबुले बनने चालू हो जाते हैं, बुलबुले बनने चालू हो जाते हैं। तो हम इसके एक ये भी देख रहे हैं, हीटिंग ऑफ लिक्विड, हीटिंग ऑफ लिक्विड। लिक्विड को हीट करेंगे तो कंडीशन क्या होगी, इस तरीके से आपके पास न्यूमेरिकल आता है, तो उसको कैसे डील करोगे। सही है, आपके पास एक पेन है, मान लीजिए ये पेन है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है। ओके, और जैसे ही आप इसको गर्म करते हो, आपको यहां से गर्म करते हो, और जैसे ही गर्म करोगे इसमें क्या होगा कि नीचे से ड्रॉप्स यानी कि एक बबल बनने चालू हो जाएंगे, बबल बनने चालू हो जाएंगे, वो ऊपर की तरफ आएंगे, ऊपर की तरफ मूव करेंगे। भाई बात समझ में? भाई देखो, हीटिंग करने से, हीट करने से बबल होंगे। भाई देखो, बबल बनते क्यों हैं आप सोचो। हीट क्या है, हीट जैसे आप हीट करोगे तो उस वाटर को आप या किसी भी लिक्विड को एनर्जी दे रहे हो, एनर्जी दे रहे हो। एनर्जी देने का क्या मतलब है भाई, जब हम किसी को एनर्जी देंगे तो वो सरफेस पे मूव करने की कोशिश करेगा, इसीलिए नीचे से ऊपर जाते हैं सरफेस को। और स्फेरिकल क्यों हो जाते हैं, बबल क्यों बनते हैं भाई, और कोई चीज तो क्यों नहीं बनती। देखो, जैसे ही हम एनर्जी देते हैं किसी को, तो वो अपनी एनर्जी को मिनिमम करने की कोशिश करता है, अब मिनिमम करने के चक्कर में अपने आप को स्फेरिकल बना देता है। ये तो हमने देखा भाई, जब हम किसी को एनर्जी देते हैं, वो चाहता है कि हमारे पास ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए भाई, मुझे कम एनर्जी में रहना है, स्टेबल कंडीशन में रहना है, तो वो क्या करता है, अपने आप को स्फेरिकल बना देता है। इसीलिए स्फेरिकल बबल बन जाते हैं, और बबल बन के एनर्जी उनके पास काफी ज्यादा रहती है, तो वो ऊपर की तरफ मूव करने लग जाते हैं। क्यों मूव करते हैं, ये भी कंडीशन देखेंगे। देखो, अब यहां पर कंडीशन बन जाती है आपके पास, मान लो एक बबल बन गया नीचे, एक बबल बन गया इस तरीके से, इस तरीके से। तो इसका कुछ पार्ट क्या होगा, कुछ पार्ट होगा इस पेन के जो इससे टच में होगा, मान लो इसकी रेडियस स्मॉल आर है, बबल की रेडियस कैपिटल आर है। सही है, अब ये मूव क्यों करेगा ऊपर, मूव अप थ्रस्ट की वजह से, एक फोर्स लगेगा ना इसके ऊपर, अप थ्रस्ट, अप थ्रस्ट की वजह से मूव करेगा, अप थ्रस्ट की वजह से मूव करेगा। अब देखो, इसको हम और सही से देखते हैं, यदि हम इसको बड़े में बना के देखते हैं, इस तरीके से, इस तरीके से, यहां पर ये सरफेस से कनेक्ट है, जैसे जब बन रहा है, ध्यान रखना बन रहा है, सरफेस से कनेक्ट है, इस तरीके से एक ये सर्कल कैविटी बना लेगा, इस तरीके से।
तो हमने ये देखा कि भाई ये रेडियस हो गई कैपिटल आर, सॉरी ये कैपिटल आर हो गई, मान लीजिए ये स्मॉल स्मॉल आर हो गई, तो यहां से ये एंगल थीटा बना देगा। देखो यहाँ पर टेंशन कहां लगता है, हमारा सरफेस टेंशन लगता है हमेशा सरफेस पर, तो यहां से एक टेंशन इधर आ जाएगा, सरफेस फोर्स एक फोर्स इधर आ जाएगा, इसको हम फोर्स एफ मान लेते हैं, इसको फोर्स एफ मान लेते हैं। अब मान लीजिए ये वर्टिकल से थीटा बना रहा है, तो ये यहां से थीटा बनाएगा। इसी तरीके से ये वाला फोर्स वर्टिकल से ये थीटा बनाएगा। अब देखो ऊपर अपथ्रस्ट लग रहा है, तो ये जो सरफेस टेंशन कब तक अपने आप को रोक के रखेगा, यानी कि ये जो सरफेस टेंशन है, ये सरफेस टेंशन एफ, इसका नीचे का वर्टिकल कंपोनेंट लोगे तो ये आ जाएगा, ये वर्टिकल से थीटा बना रहा है यानी कि कॉस थीटा, वर्टिकल से कॉस थीटा। ये तब तक डिटैच नहीं होगा जब तक यहां से छूटेगा नहीं, जब तक ये अपथ्रस्ट यानी कि अपथ्रस्ट के बराबर नहीं हो जाता। और जैसे ही अपथ्रस्ट हल्का सा भी ज्यादा हुआ, यानी कि सरफेस टेंशन कम हुआ, सरफेस टेंशन तो कम हो रहा है हीटिंग करने से। एक टाइम है भाई किसी लिक्विड के पास सरफेस टेंशन अपना है, आप उसको हीट कर रहे हो तो उसका सरफेस टेंशन हल्का 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 बढ़ रहा है, यानी घट रहा है, सॉरी घट रहा है। जब तक सरफेस टेंशन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे नहीं पहुंच जाएगा, मिनिमम वैल्यू पे नहीं पहुंच जाएगा, यानी कि घट नहीं जाएगा, और उसके बाद और भी कम हो रहा है, तो एक कंडीशन ऐसी होगी कि फिलहाल उसमें अपथ्रस्ट लगा हुआ है और वाटर ड्रॉप मतलब उसके तल पर ही है। क्यों? क्योंकि उसका जो सरफेस टेंशन है वो अपथ्रस्ट को बैलेंस कर रहा है, अपथ्रस्ट को बैलेंस कर रहा है। और जैसे ही हम और टेम्परेचर बढ़ाएंगे सरफेस टेंशन कम हो जाएगा, यानी कि ये वैल्यू कम हो जाएगी। अब ये तो कांस्टेंट है भाई, ये तो किस पे अपथ्रस्ट, क्या है अपथ्रस्ट होता है हमारा डेंसिटी जी इंटू वॉल्यूम, ये तो भाई किसी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं कर रही है, तो ये तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। हम इसको डिक्रीज करते जा रहे हैं, डिक्रीज करते जा रहे हैं, जैसे एक ऐसा पॉइंट आएगा कि ये इससे कम हो जाएगा और अपथ्रस्ट ऊपर की तरफ ज्यादा हो जाएगा, और ये वाटर बलून यानी कि सॉरी वाटर बलून कह रहा हूं मैं, ये जो बबल होता है ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा, मूविंग अपवर्ड। तो इस तरीके ये थॉट प्रोसेस आनी चाहिए कि भाई ये कब तक मूव नहीं करेगा, जब तक एफ कॉस थीटा, ये भाई थीटा मैंने तो वर्टिकल से लिया, ध्यान रखना वर्टिकल से ले रहे हो तो कॉस थीटा, यदि आप हॉरिजॉन्टल से ले रहे हो, देखो इस तरीके से है, ये फोर्स है और ये मैं थीटा ले रहा हूं, ये फोर्स हो गया, इसका कॉस कंपोनेंट आएगा कॉस थीटा, ये एफ आएगा ना, ये साइन आएगा। आप यहां से थीटा ले रहे हो तो ये साइन आएगा, तो आप उस चीज को देख लेना, ये तब तक ये अपने आप को होल्ड कर रखेगा जब तक एफ कॉस थीटा अपथ्रस्ट के बराबर रहेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी हीटिंग बना रहे हो और बबल बना रहे हो तो इस कंडीशन में ये करना है आपको, सही है, सही है। चलो अब दूसरी कंडीशन क्या बन जाती है, दूसरे किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके सामने, जैसे इवेपोरेशन, इवेपोरेशन ऑफ ड्रॉप्स, इवेपोरेशन ऑफ ड्रॉप्स। चलिए इवेपोरेट कर रहे हैं हम ड्रॉप्स को। देखो सिंपल सा क्या है, आपके पास एक लिक्विड ड्रॉप है, लिक्विड कोई भी हो सकता है, ड्रॉप है, जैसे ही उसको बढ़ाते हो, उसका एरिया बढ़ाते हो, हमने ये देखा कि भाई जो सरफेस एनर्जी है, सरफेस एनर्जी सिग्मा इंटू डी ए होती है। हम सरफेस एनर्जी को यानी कि चेंज इन एरिया को जितना बढ़ाएंगे सरफेस एनर्जी बढ़ेगी, सरफेस एनर्जी बढ़ेगी। अब आप सोचो कि हम ड्रॉप को बढ़ाते चले जाएं, बढ़ाते चले जाएं, बढ़ाते चले जाएं, उसका सरफेस एरिया बढ़ाते चले जाएं, तो क्या उसकी सरफेस एनर्जी बढ़ेगी? नहीं, ऑफ कोर्स बढ़ती रहेगी, सरफेस एनर्जी बढ़ेगी। और एक टाइम एक ऐसा आएगा कि सरफेस एनर्जी इतनी ज्यादा हो जाएगी, जितनी उतनी ज्यादा हो जाएगी कि जैसे उससे आगे आप सरफेस यानी कि ड्रॉप को बढ़ाओगे तो वो इवेपोरेट हो जाएगी, इवेपोरेट हो जाएगी। भाई आपके पास ज्यादा एनर्जी है, आपके पास एनर्जी बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, तो एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी, भाई लिक्विड है, इवेपोरेट होता है, लिक्विड है, कोई भी लिक्विड है, एक फिक्स्ड एनर्जी पे, एक कहीं ना कहीं एनर्जी पे क्या होता है, इवेपोरेट होता है। अब सोचो, अब सोचो इस कंडीशन को देखना, आपके पास एक छोटी सी ड्रॉप है, ये ड्रॉप है, कोई दिक्कत नहीं है, आपके इसके पास एनर्जी है, डेल्टा एनर्जी है, मान लो, सोचो हमारे पास किसी भी ड्रॉप को, कोई भी एक मान लो ड्रॉप है, उसको इवेपोरेशन एनर्जी चाहिए, ml से डिनोट करते हैं वैसे इसको हम, एनर्जी चाहिए इवेपोरेट होने के लिए 50 जूल की एनर्जी चाहिए। मान लीजिए कोई भी, मान लीजिए हम एक दिमाग में रख लेते हैं कि भाई एक ड्रॉप है, यदि उसके पास एनर्जी 50 जूल हो जाएगी तो वो इवेपोरेट हो जाएगी। जैसे वाटर होता है, वाटर जो होता है वो हल्का हल्का इवेपोरेट होने लग जाता है, यानी कि वाटर हवा में चला जाता है इवेपोरेट हो के। क्यों? क्योंकि उसके पास एनर्जी होती है, सरफेस एनर्जी होती है। टेम्परेचर बढ़ता है तो
क्या उसका एरिया बढ़ता है, एरिया बढ़ने से सरफेस एनर्जी बढ़ती है, सरफेस एनर्जी एक टाइम पे इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो इवेपोरेट हो जाता है। किस तरीके से, देखो ऐसे हमारे पास इवेपोरेट एनर्जी चाहिए 50 जूल, समझो। देखो जब क्वेश्चन आएगा तो आप खेल जाओगे, जब तक कंडीशन आपको नहीं बताएगा। आपने क्या कहा कि भाई हमारे पास एक ड्रॉप है, हमने इसका एरिया बढ़ा दिया इस तरीके से, तो आपकी पोटेंशियल है, सरफेस एनर्जी बढ़ेगी, मान लीजिए 10 जूल हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, मस्त आराम से आपकी ड्रॉप बढ़ जाएगी। अब आपने क्या किया भाई, इसको फिर से बढ़ा दिया और बढ़ा दिया। अब हमें पता है कि जैसे ही हम सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं, देखो ये तो कांस्टेंट है, ये अभी फिलहाल कांस्टेंट है, क्योंकि कोई चीज नहीं कर रहे हम, सरफेस टेंशन में कोई छेड़खानी नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, सरफेस एरिया को बढ़ा रहे हैं, सरफेस एरिया को बढ़ा रहे हैं, हमने बड़ा कर दिया, सरफेस एरिया बढ़ गया। तो हमें पता है कि भाई एनर्जी भी बढ़ेगी, मान लीजिए ये 30 जूल हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी कंडीशन में और हमने बढ़ाया, मान लीजिए और बड़ा कर दिया हमने ड्रॉप को, और ड्रॉप को बड़ा कर दिया। अब हमारी सरफेस एनर्जी हो गई इंक्रीज होके 49 जूल हो गई। चलो ठीक है, हमने क्या किया भाई, हमने क्या किया भाई, इससे हल्का सा और बढ़ाते हैं, हमने इसको और बढ़ा दिया, हमने इसको और बढ़ा दिया, तो हमारी एनर्जी हो गई 50 जूल, 50 जूल एनर्जी होगी, क्योंकि जैसे ही सरफेस एरिया हम बढ़ाते चले जाते हैं हमारी सरफेस एनर्जी बढ़ती जाती है, सरफेस एनर्जी होगी 50 जूल। अब आप सोचो कि भाई इवेपोरेशन के लिए 50 जूल चाहिए, इवेपोरेशन के लिए 50 जूल चाहिए। अब जैसे ही हम यहां से एरिया हल्का सा भी बढ़ाएंगे, सोचो यहां से हल्का सा भी एरिया बढ़ाओगे ना, यहां से हल्का सा भी, मान लीजिए इसको देख लेते हैं, यहां से ये डी आर, ये डी आर मान लेते हैं, हल्की सी भी रेडियस बढ़ाओगे, हल्की भी रेडियस बढ़ाने से एरिया बढ़ेगा, हल्का सा भी बढ़ाओगे तो एनर्जी दादा, एनर्जी बढ़ जाएगी हमारी, 50 जूल से ज्यादा एनर्जी हो जाएगी। और 50 जूल से हल्की सी भी ज्यादा एनर्जी हुई, और इवेपोरेशन के लिए हमारे पास 50 चाहिए, और जैसे ही 50 से ऊपर गए जस्ट, ये वाली परत क्या होगी, ये वाली परत तुरंत इवेपोरेट हो जाएगी, तुरंत इवेपोरेट हो जाएगी, यानी कि हवा में ये भाप बन के उड़ जाएगी। अब हमारे पास यही सिर्फ क्या, यही रेडियस की ड्रॉप बचेगी, ये वाली रेडियस की ड्रॉप बचेगी, यानी कि ये परत क्या हो गई, ये वाली जो परत है, ये वाली परत एवेपोरेट हो गई। फिनोमिना समझ में आ रहा है एवेपोरेशन का? भाई देखो एक टाइम है हम बढ़ाते गए सरफेस एरिया को बढ़ाते गए, एक टाइम ऐसा आया कि भाई एनर्जी मैक्सिमम हो गई, सरफेस एनर्जी मैक्सिमम उतनी हो गई जितनी उसको इवेपोरेशन के लिए चाहिए होती, और जैसे इवेपोरेशन के लिए बराबर एनर्जी आई, तो जैसे ही हल्का बढ़ाएंगे उसका जो सरफेस एरिया है, सरफेस इवेपोरेट होता चला जाएगा। यानी कि ये जितना इसके बाद बढ़ाओगे, इसके बाद ये जो बड़ा हुआ सरफेस एरिया है, ये डेल्टा आर जो बड़ा है, मान लो ये कैपिटल आर है, ठीक है, तो डेल्टा आर जो बड़ा है ये इवेपोरेट हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। अब इवेपोरेट जो हुआ है ना, ये वाला एरिया हुआ है, सारा एरिया इवेपोरेट नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ अंदर लिक्विड है सारे में। तो हम क्या कहेंगे भाई, ये जो रेडियस है, ये जो मैक्सिमम रेडियस है, ये क्या होगी, मैक्सिमम रेडियस हम इतनी ही रख सकते हैं, इससे ज्यादा देखो इससे कम होगी, कम रेडियस कितनी भी हो सकती है, कम रेडियस कितनी भी हो सकती है, इससे कम करेंगे तो इवेपोरेट नहीं होगा, लेकिन इससे ये मैक्सिमम लिमिट है, ये क्या है, मैक्सिमम लिमिट है, ये मैक्सिमम लिमिट है। यदि इसके बाद आप हल्का सा भी बढ़ाते हो तो हमारी इवेपोरेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो कब आपसे पूछ लेगा फाइंड द मैक्सिमम रेडियस ऑफ ड्रॉप where evaporation starts okay, फाइंड द मैक्सिमम रेडियस ऑफ ड्रॉप वेयर इवेपोरेशन स्टार्ट होता है, जहां इवेपोरेशन स्टार्ट होता है उससे ज्यादा मैक्सिमम नहीं हो सकता, उससे ज्यादा रेडियस को नहीं बढ़ा सकते, उससे ज्यादा रेडियस बढ़ा दोगे तो वो मैक्सिमम लिमिट है आपके पास रेडियस की, यानी उसके बाद बढ़ाओगे तो भाई एनर्जी इतनी ज्यादा हो जाएगी कि वो ड्रॉप का जो बाहरी सरफेस है वो इवेपोरेट होता चला जाएगा, इवेपोरेट होता चला जाएगा, और जहां इवेपोरेट हुआ फिर से वॉल्यूम उसी अपनी उसमें आ जाएगा कि भाई ठीक है हम इसी रेडियस में आ जाते हैं, वापस इसी रेडियस में आ जाते हैं।
तो आप यहां से कैलकुलेशन कैसे करोगे, आप किस तरीके से ये मिनिमम मैक्सिमम रेडियस निकालोगे, ये देखते हैं। ठीक है, देखो सरफेस एनर्जी है आपके पास, सिग्मा हो जाएगा इंटू डेल्टा ए। अब ए फाइनल कितना है, ए फाइनल आपने किया 4 पाई आर प्लस डेल्टा आर, अपने बढ़ाया ना, ये बढ़ाओगे फाइनल तभी तो इवेपोरेट होगा। और ए इनिशियल कितना है, मिनिमम 4 पाई आर स्क्वायर। भाई ये है एवेपोरेशन की बात कर रहे हैं, एवेपोरेशन जहां से स्टार्ट हो रहा है आर तक तो ठीक है, आर से हल्का बढ़ाओगे, डेल्टा आर भी बढ़ाओगे, आर तक तो ठीक है, ये इनिशियल एरिया आर तक तो ठीक है पाई आर स्क्वायर, लेकिन इससे डेल्टा आर बढ़ाओगे तो डेल्टा आर इवेपोरेट हो जाएगा, यानी फाइनल एरिया जैसे ये करोगे इवेपोरेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो आप जो एनर्जी चाहिए, एनर्जी कितनी, ये डेल्टा यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी सिग्मा ए एफ माइनस ए आई। अब ये जो एनर्जी है ये इवेपोरेशन के बराबर हो जाएगी। भाई जैसे ही मान लो ये एफ आपने इतना बढ़ाया तो एनर्जी उसके हाई होगी, वो इवेपोरेशन के बराबर होगी, इवेपोरेशन स्टार्ट हो गया, तो इवेपोरेशन स्टार्ट हो गया तो ये एनर्जी इवेपोरेटेड वाली आ जाएगी, सिग्मा ए एफ माइनस ए आई हो जाएगा। अब ये जो एनर्जी है, इवेपोरेशन एनर्जी जो होती है लाला, ये होती है एम इंटू कैपिटल एल, ये होती है लेटेंट हीट, लेटेंट हीट, लेटेंट हीट, हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर। यहां से अपना फेस चेंज कर देती है कोई भी चीज, लेटेंट हीट। अब ये जो मास है, अभी देखो ये मास जब यूज करते हैं ना, ये सारा मास यूज नहीं करेंगे, क्यों, जो इवेपोरेशन हो रहा है मास वो कितना हो रहा है, वो डेल्टा आर हो रहा है, ये डेल्टा आर, ये वाला जो मास है। तो यहां लिखेंगे हम डीएम मास जो इवेपोरेट हो रहा है इंटू लेंथ इक्वल टू सिग्मा ए एफ माइनस ए आई। तो डीएम कैसे निकालोगे, देखो आपके पास मास कितना है, मास है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है आपके पास पाई बाई 3 सॉरी 4/3 पाई आर क्यूब। चेंज इन मास निकालोगे, हल्का सा मास, जो ये वाला डिफरेंशियल का मास निकालोगे, इसको डिफरेंशिएट कर दोगे, इस डिफरेंशियल, ये बहुत छोटा है, तो ये जो परत है ना बहुत डिफरेंशियल परत है, एलिमेंटली परत है, बहुत छोटी है, तो इसका मास निकालोगे तो इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो ये हो जाएगा आपका रो 4/3 आर का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर कर रहे हो तो ये हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। ओके, 3 से 3 कट जाएगा, तो यहां से जब डीएम निकालोगे तो ये हो जाएगा आपका 3 से 3 कट गया 4 पाई रो आर स्क्वायर इंटू डी आर, ये मास हो गया छोटे वाले का। भाई हमने क्या किया, जो मास इवेपोरेट होता है सिर्फ और सिर्फ वो छोटी सी परत होती है, इसीलिए हमने डिफरेंशियल जो परत है, पतली वाली परत है, उसका मास लेना है, पूरा मास मत ले लेना, यहाँ पर पूरा मास मत रख देना, तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि पूरा मास इवेपोरेट नहीं हो रहा है, पूरा मास इवेपोरेट नहीं हो रहा है, सही है। तो यहां से डीएम हमारे पास आ गया, एल हमारे पास देगा क्वेश्चन में, लेटेंट हीट कितनी है लिक्विड की, ये देगा आपके पास, सिग्मा भी देगा, और डीए। अब तो दो तरीके हैं इसको, या तो आपके पास एरिया का फॉर्मूला है 4 पाई आर स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट कर दो, छोटा सा ये एरिया, चेंज इन एरिया निकाल ले हो तो 4 पाई इंटू आर के रेस्पेक्ट में करोगे 2r इंटू डी आर, तो ये हो जाएगा 8 पाई आर डी आर। ओके, ये छोटा सा चेंज इन एरिया आ गया। या तो फिर आप ये कर सकते हो, आप फॉर्मूला ए फाइनल मान ए इनिशियल निकालोगे, ए फाइनल कितना है 4 पाई कैपिटल आर प्लस डेल्टा आर का होल स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, यहां से देखो इसको खोल लेते हैं, 4 पाई तो कॉमन आ जाता है, ये आर स्क्वायर प्लस डेल्टा आर स्क्वायर प्लस 2 आर डेल्टा आर माइनस आर स्क्वायर। ओके, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, डेल्टा यानी कि 4 पाई बाहर है, ये डेल्टा आर हो गया प्लस 2 आर डेल्टा आर। अब देखो डेल्टा आर काफी छोटा, बहुत ही एलिमेंटल एरिया ले रहे हैं, बहुत ही कम, यानी कि हल्का सा आर से हल्का सा ही बड़ा, तो ये तो बहुत कम है, तो डेल्टा आर टेंड्स टू जीरो, इसका स्क्वायर कर रहे हो ना आप, और भी कम हो जाएगा, तो जैसे 4 पाई इसको नेगलेक्ट कर रहे हो तो 2 पाई आर डेल्टा आर। ओके, यहां से 8 पाई आर डेल्टा आर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो, ठीक है, दोनों तरीके से निकाल दो। तो डेल्टा एम हो गया, सॉरी डी एम हो गया एल, और ये हो जाएगा आपका सिग्मा इंटू डी ए। ओके,
ये हो जाएगा। और जब भी इवेपोरेशन की कंडीशन आए तो आपको ये लगाने हैं, जहां पर डीएम हमारा कितना है, डीएम है आपका, हमने कितना निकाला, ये वाला जो 4 पाई, यानी कि 4 पाई रो आर स्क्वायर इंटू डी आर। यहां पर हमारा डी ए कितना है, डी ए है आपका 8 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। ओके, ये कंडीशन रख दोगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इवेपोरेशन की कंडीशन आ गई, सही है। चलिए चलिए, आज के लिए इतना काफी है आपके पास। हम क्या करेंगे अगली वीडियो में, इसके जितने भी क्वेश्चन आपके आए हैं उसमें कराएंगे, क्योंकि काफी लंबी हो गई है वीडियो, तो अब सही नहीं है, क्योंकि अब 20-25 क्वेश्चन कराने हैं तो उसमें भी 1.5 घंटा लग जाएगा। तो हमारी जो थ्योरी होती है, सरफेस टेंशन से रिलेटेड थ्योरी है, यही खत्म होती है। ओके, इनसे भी जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में करा लेंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।